हेलो नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब। करतार क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के क्लास में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। अब हम आपके सामने विमलेश सर। तो बात करते हैं हम फिर, देखिए क्या आज की क्लास में बात करने वाले हैं। बायोलॉजी क्लास 12 NCERT वन लाइनर और यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। वन शॉट रहेगा वीडियो। और याद रखिए रिप्रोडक्शन से जितने भी सवाल आते हैं बोर्ड में, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है आपको, तो इस वीडियो को देख लेने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक सेट में आप बेहतर से बेहतर जो है अंक प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं उस सेट को बेहतर तरीके से। प्योर NCERT का है, कोई मिलावटी नहीं है इसमें। हमने इस चैप्टर में NCERT के हर एक ऑनलाइन को कवर किया है जहाँ से सवाल आते हैं। और स्टार्ट करते हैं फिर, कलम कॉपी निकाल के एकदम बैठ जाइए मज़े से और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या किस तरह के सवाल मिलने वाले हैं यहाँ थे। थोड़ा सा वीडियो स्पीड होगा, स्पीड से बढ़ेंगे आगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं? तो जीवन काल कहते हैं, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान यानी जीवन काल। याद रखिए किसी भी जीव के उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय अवधि को जीवन काल कहा जाता है। और याद रखिए जीवन काल का संबंध जो है किसी भी जीव के उनके आकार से संबंधित नहीं होता। अगर हम बात करें इसके बारे में तो एक कौवा ले लीजिए एग्जाम्पल, एक तोता ले लीजिए। तो कौवा और तोता लगभग दोनों का आकार सेम है, लेकिन कौवा का जीवन काल जो होता है मात्र 15 वर्ष होता है, लेकिन तोता का वही 140 वर्ष हो जाता है। तो इस तरह से याद रखिए। फिर आगे तितली का जीवन काल के बारे में बात करेंगे तो 1 से 2 सप्ताह मिलता है तितली का जीवन काल। याद रखिएगा, ये पूछा क्वेश्चन है सेट में। आगे के बारे में बात करते हैं। जीवों को अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं। बहुत अच्छा। आगे जब संतति की उत्पत्ति, अब अगला देखो यहाँ पे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा देखो क्या है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक जीव से होता है तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जीव भाग लेता है, वन जो है ना इंडिविजुअल इसमें जो है ना भाग लेते हैं, एक जीव भाग लेते हैं। और अलैंगिक जनन याद रखिएगा ज़्यादातर जो है देखा जाता है निम्न श्रेणी के जीवों में। जैसे बात करें अमीबा के बारे में, ग्लिना के बारे में, याद रखिएगा ईस्ट के बारे में, म्यूकर, राइजोपस, हाइड्रा, इन सभी जीवों में जो है ना अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन में याद रखिएगा कि किसी तरह के कोई युग्मक भाग नहीं लेता है, निषेचन वगैरह नहीं होती है। अलैंगिक जनन में भिन्नताएं ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होता है उसे क्लोन कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये अलैंगिक जनन काफ़ी सरल और तीव्र प्रक्रिया है। चलो आगे के बारे में बात करते हैं फिर। अगला देखिए क्या है। अगला है कि आकार की यानी मॉर्फोलॉजिकली और अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिकली रूप से एक समान जीव को क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। क्लोन को याद रखिएगा एक पुंजक भी कहा जाता है हिंदी में, एक पुंजक। क्लोन ऐसे क्लोन को एक पुंजक कहते हैं। तो याद रखिएगा अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होगा ना उसी को क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या होता है? तो आकारकी और अनुवांशिकी रूप से अपने ही जनक जीव के समान होते हैं। अगर हम बात करें एक अमीबा के बारे में तो एक अमीबा याद रखिएगा जो प्रकृति की सबसे जो है अमर जीवों में से एक आता है। उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती अमीबा की। अमीबा अपने शरीर को क्या करता है कि खंडित कर करके वो नए भाग में जो है ना बढ़ जाते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस तरह से होता है। फिर आगे के बारे में बात करते हैं। देखो अगला है मोनेरा, यहाँ पे हो जाएगा मोनेरा। तो याद रखिए मोनेरा प्रोटिस्टा में जनन होता है। कैसा होगा? तो कोशिका विभाजन द्वारा। याद रखिएगा मोनेरा में और प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ को रखा जाता है और मोनेरा में सभी बैक्टीरिया को रखा जाता है। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 7 कोनिडिया निर्माण। याद रखिएगा कोनिडिया फॉर्मेशन द्वारा जन्म किस में मिलता है? तो पेनिसिलिन में मिलता है। पेनिसिलिन याद रखिएगा एक कवक के नाम है पेनिसिलिन, पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, कवक जिससे निकाला गया था पेनिसिलिन। याद रखिएगा। और ये पेनिसिलिन एक प्रकार के एंटीबायोटिक्स है जो सबसे पहले बनाई गई थी। ये बात है 1928 में जब आए थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है आपके सामने 8 मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग या फिर कलिका निर्माण, बड फॉर्मेशन। समझिएगा। तो याद रखिए मुकुलन द्वारा जन्म किसमें होगा? तो ईस्ट में होगा और हाइड्रा में होगा। तो ईस्ट याद रखिएगा एक कोशिकीय होता है, हाइड्रा बहुकोशिकीय होता है। और ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जन्म होता है। और याद रखिएगा कि इसमें ईस्ट जिसको बेकरी ईस्ट भी कहा जाता है, ये हाइड्रा है। तो ये मुकुलन द्वारा हुआ। एक और मुकुलन होता है, मुकुलन द्वारा जन्म होता है स्पंज में। तो स्पंज के अंदर मुकुलन जो होता है तो स्पंज के अंदर बनने वाले जो मुकुल रहता है उसको बोलते हैं जेम्यूल। तो ये भी कई बार पूछल सवाल है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुकुलन द्वारा जनन।
तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में हाइड्रा में याद रखिएगा बाहरी मुकुलन होता है, लेकिन स्पंज में बनता है क्या, तो जेम्यूल, और स्पंज में होता है आंतरिक मुकुलन। याद रखिएगा स्पंज जो होता है द्विलिंगी, स्पंज जो आता है पोरीफेरा संघ के अंतर्गत। स्पंज में आपको दो चीज मिलता है, एक साइकोन मिलता है और एक आपको अस्पंजला मिलता है। अस्पंजला जो रहता है स्वच्छ जल में, याद रखिएगा। आगे के बारे में बात करते हैं। हाँ देखो मिलिए गया। अगला है जेम्यूल किस में बनते हैं, तो स्पंज में। देखो अगला, अब देखिए अगला महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंकवाद। तो महाविपत्ति या बंगाल का आतंकवाद ये भी पूछल सवाल है सेट में, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, तो जलकुंभी को वाटर हाइथिंस कहते हैं, या फिर एक इकोर्निया कहा जाता है, याद रखिएगा। ये एक तरह से वीड्स है, वीड्स यानी कि खरपतवार है, ये घास है, अवांछनीय तरह के घास है। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 11, कौन सा खरपतवार जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, तो याद रखिएगा जलकुंभी, जो ऑफसेट का एग्जाम्पल आता है। ऑफसेट जेकरा कहते हैं, याद रखिए भू अस्तारिका। तो जलकुंभी किसका उदाहरण आता है, तो ऑफसेट का। जलकुंभी क्या करता है, तो जलकुंभी खरपतवार है जो क्या करेगा, तो जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो जरा सा सोचिए कि जल में अगर मछलियां हैं और उन्हीं जल में से ऑक्सीजन को अगर जलकुंभी खींच ले, तो मछलियों को घुलनशील ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाएगा बढ़िया से और मछलियां मरने लगेगी। इस तरह से जलकुंभी को कहा जाता है आतंकवाद। समझिएगा। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला सवाल है 12, प्रकंद जगह बोलते हैं राइजोम। और याद रखिए प्रकंद का उदाहरण कौन कौन आता है, तो केला है, अदरक है और टाइफा है। तो केला, अदरक, टाइफा इहो पूछल सवाल है, याद रखिएगा। हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है में। अगला है कंद का उदाहरण कौन है, तो कंद जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबर, और कंद का उदाहरण आता है आलू। अगला है पौधा के वर्धी भाग कहलाता है। तो पौधा के वर्धी भाग यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स याद रखिए रूट है, स्टेम है और लीफ है। तो जड़, तना और पतई और साथ में कुछ है, तो बल्बिल जिसको बोलते हैं पत्र परकलिका, इस सब पौधा के याद रखिएगा वर्धी भाग है। अब इस वर्धी भाग से यदि नया पौधा बनता है तो उसी को कहते हैं वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओकरे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है घनकंद जेकरा बोलते हैं कॉर्म। तो याद रखिएगा घनकंद का उदाहरण कौन कौन आता है, तो अरबी आता है, क्रोकस आता है और जिमीकंद आता है। अरबी, क्रोकस, जिमीकंद ये सब जो है ना घनकंद का उदाहरण आता है। अगला देखो, अगला है सल्ककंद जेकरा बोलते हैं बल्ब्स। तो सल्ककंद का उदाहरण कौन आता है, तो लहसुन आता है और प्याज आता है। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है। अगला देखो, अगला के बारे में बात करते हैं। अगला है 17, किनकी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। अपस्थानिक कलिकाएं यानी कि एडवेंटिशियस, याद रखिएगा बर्ड्स किनके पत्तियों पर निकलता है, तो याद रखिएगा ब्रायोफिलम जेकरा बोलते हैं पत्थरचट्टा, ये पथरीले इलाके में उगते हैं। याद रखिएगा इनकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती है, पत्तियों के किनारे भाग पर निकलते हैं कलिका, उस कलिका से नए पादप जो है बन जाते हैं। उसी तरह से एक और प्लांट है आता है जिसका नाम है बिगोनिया। चलो आगे के बारे में बात करते हैं। 17 तक देखते हैं, 18 देखते हैं। चलो आगे देखते हैं 18। अगला देख लेते हैं, 18 की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर अब देखिए 18 का है, तो इसी तरह से स्पीड से एकदम चलेंगे देखते हुए। अब चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। देखिएगा अगला है 18 है कि विपरीत लिंग वाले, विपरीत लिंग यानी कि एक मेल और एक फीमेल जीव भाग लेते हैं कौन जनन में, तो याद रखिएगा लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, दो जनक, एक होता है नर, एक होता है मादा। याद रखिए नर के अंदर बनते हैं स्पर्म सेल और मादा के अंदर बनते हैं एग सेल, जो आपस में दोनों फर्टिलाइज कर जाते हैं और वो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब्स में, वहाँ से चले जाते हैं यूट्रस में और यूट्रस में जाकर के वो बन जाता है जायगोट और जायगोट से बनते हैं एम्ब्रियो। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस और फिर एम्ब्रियो से बन जाता है बच्चा। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अब 19 देखो का है, 19 है युग्मक आपस में मिलकर किसके निर्माण करते हैं, तो युग्मनज का। देखो अभी मैंने आपको बताया युग्मक याद रखिएगा होता है एन सेल जिसको बोलते हैं हैप्लोइड और आपस में मिलता है तो बनता है डिप्लोइड यानी 2n यानी कि द्विगुणित डिप्लोइड। और वो कौन होता है, तो होता है युग्मनज। युग्मनज को इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। आगे के बारे में बात करते हैं। जायगोट यानी युग्मनज जो निषेचन के फलस्वरूप बना है और यही जायगोट से बन जाता है क्या, तो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कहते हैं भ्रूण। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है बुलबिल। तो बुलबिल निर्माण होता है कुची में, तो अगेव में। तो यह देखो पूछा गया सवाल है सेट में बुलबिल। अगला 21 देखो का है, तो कहता है कि जीव किस काल में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था, याद रखिएगा जीव किस काल में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था में परिपक्वता पहुंचते हैं। अच्छा, तो उसको क्या कहा जाता है, तो किशोर अवस्था। याद रखिएगा जंतु में
याद रखिएगा, कह रहा है कि जीव जो है ना किस काल में वृद्धि के मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है, मैंने वृद्धि करके ग्रोथ करके, तो उस स्टेज को कहते हैं किशोरावस्था, एडोलेसेंस कहा जाता है। याद रखिएगा किशोरावस्था। लेकिन यही पादप में क्या होता है कि पादप में इसी को कायिक प्रवस्था कहते हैं। यानी याद रखिए दुनिया के कोई भी जीव जो छोटा थे तो धीरे धीरे करके बड़ा होते हैं, तो उनमें जननांग का विकास होता है और जिस अवस्था में होता है उसी को कहते हैं किशोरावस्था। तो जंतुओं में इसको कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक को कहते हैं किशोर और बालिकाओं को कहते हैं किशोरी। याद रखिएगा। अब देखो अगला है, फिर अगला 22 है कि मौसमी फल कौन है। मौसमी फल माने जो मौसम के अकॉर्डिंग, तो याद रखिएगा आम है, सेब है, कटहल है, ये सब मौसमी फल में आते हैं। अगला 23 है बांस अपने जीवन काल में कितने, तो याद रखिएगा बांस लगभग 50 से 100 वर्ष में एक बार जो है ना पुष्प पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बांस को हम बहुवार्षिक पौधा के रूप में जानेंगे। याद रखिएगा बांस एक घास है, बांस कोई पौधा नहीं है। याद रखिएगा वो घास की श्रेणी में आ जाते हैं। अगला है नीला कुरेंज। याद रखिएगा जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिलैंथ है ना, कुनियाना। तो इसमें याद रखिएगा 12 वर्ष पर पुष्प लगते हैं। पुष्प लगने की क्रिया को कहते हैं पुष्पीकरण। तो 12 साल में फूल लगते हैं। याद रखिएगा नीला कुरेंजी में। इस सेट में कई बार पूछा गया सवाल है। अगला है मध चक्र जरा बोलते हैं, वेस्टर साइकिल शॉर्ट में बोलते हैं। याद रखिएगा OC। एक होता है ऋतु स्राव चक्र जिसको बोलते हैं मासिक चक्र, उसको शॉर्ट में कहते हैं MC मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई है मध चक्र। तो मध चक्र नॉन प्राइमेट जीव में होता है। याद रखिएगा। और नॉन प्राइमेट जीव कौन है, तो गाय है, भेड़ है, चूहा है, हिरन है, कुत्ता है, चीता है, बड़ी मानी है। लेकिन यही अगर पूछता कि ऋतु स्राव चक्र किस में होता है, अच्छा देखो पूछिए दिया क्या है, तो ऋतु स्राव चक्र किस में मिलेगा, तो ऋतु स्राव चक्र याद रखिएगा प्राइमेट जीव में। प्राइमेट जीव में कौन कौन होता है, तो बंदर है, एप्स है, मनुष्य है। इनमें क्या होती है, तो इनमें देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल MC और मध चक्र जरा बोलते हैं OC वेस्टर साइकिल। तो ये दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव में कई बार सेट में आया हुआ सवाल है। आगे के बारे में बात करते हैं 27 प्रजनन आयु की समाप्ति को कहते हैं। तो प्रजनन आयु की समाप्ति को कहते हैं याद रखिएगा जीर्णता, सीनेसेंट फेज, इसी को बोलते हैं वृद्धावस्था यानी कि प्रौढ़ावस्था। और याद रखिएगा इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति है तो मृत्यु के समीप चला जाता है। बहुत सुंदर बात है। आगे 28 है कि निषेचन पूर्व घटना है। निषेचन पूर्व माने निषेचन से पहले घटित होने वाली घटना को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट निषेचन से पहले क्या बनेगा, तो युग्मक जनन होगा। याद रखिएगा युग्मक जनन में युग्मक बनता है, युग्मक हैप्लॉइड होता है। युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। युग्मक दो प्रकार का होता है, एक होता है अंडाणु, एक होता है शुक्राणु। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को कहते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस oogenesis इज इक्वल टू गैमेटोजेनेसिस। और याद रखिएगा फिर उसके बाद युग्मक का स्थानांतरण होता है आपस में। नर युग्मक मादा युग्मक जब मिल जाते हैं तो कहते हैं युग्मक का आपस में मिलना यानी युग्मक का संलयन गैमेट फ्यूजन। और गैमेट फ्यूजन से क्या हो जाता है, तो युग्मनज बन जाता है और युग्मनज आगे डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। आगे के बारे में बात करते हैं 29 है क्लैडोफोरा शैवाल होते हैं। तो क्लैडोफोरा याद रखिएगा सम युग्मकी, मतलब क्लैडोफोरा शैवाल में जितने भी युग्मक बनते हैं नर और मादा वे सब आपस में एक समान होते हैं, इसलिए उसको सम युग्मकी कहा जाता है। अगला है 30 देख लो, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अगला है 31 युग्मक हैप्लॉइड और युग्मनज डिप्लॉइड होते हैं। बहुत बढ़िया। हैप्लॉइड जरा बोलते हैं एन सेल और डिप्लॉइड जरा बोलते हैं 2n सेल। हैप्लॉइड माने अगुणित और डिप्लॉइड माने द्विगुणित। अगला है 32, तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा युग्मक हैप्लॉइड और युग्मनज डिप्लॉइड, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है 32 नर और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। बहुत अच्छा। निषेचन जरा बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा निषेचन की खोज सबसे पहले जो है ना वो स्ट्रासबर्गर और नवासिन वैज्ञानिक ने किया था, याद रखिएगा इस बात को। अगला है 33 है फ्यूकस शैवाल और मनुष्य में विषम युग्मक मिलते हैं। बहुत बढ़िया। तो हेटेरोजाइगस मिलते हैं किसमें, विषम युग्मक किसमें मिलते हैं, तो फ्यूकस शैवाल के नाम है, याद रखिएगा। और मनुष्य में विषम युग्मक मिलते हैं, मतलब कि नर युग्मक याद रखिएगा छोटा होते हैं और मादा युग्मक बड़ा होते हैं। आप जान रहे हो मनुष्य के अंदर जो स्पर्म सेल बन रहा है वो काफ़ी छोटा सेल है, लेकिन एक सेल जो अंडाणु कोशिका है वो बड़ा सेल होता है। अगले के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा 34 है नर युग्मक है। तो नर युग्मक कौची, तो पुमाणु जरा बोलते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु, जबकि मादा युग्मक होते हैं कौची, तो अंड यानी कि डिम्ब। चलो बहुत बढ़िया। अगला है 35 एक लिंगी होते हैं। तो एक लिंगी कौची होते हैं, तो एक लिंगाश्रय तथा कौची, तो विषम थैलसी। तो ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। एक लिंगी क्या होते हैं, तो एक लिंगाश्रय होते हैं और विषम थैलसी होते हैं, याद रखिएगा। अगला है द्विलिंगी होते हैं। तो द्विलिंगी क्या होंगे,
तो एकलिंगी जिस तरह से एक लिंगाश्रय था उसी तरह से द्विलिंगी हो जाता है उभय लिंगाश्रय और कुछ तो समथैलसी। चलो तो ये भी अच्छा सवाल है। अगला है 37 है कि पादप में नर भाग है, तो पादप में नर भाग याद रखिएगा पुंकेसर है जिसको बोलते हैं स्टेमिन, और पुंकेसर जब बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है तो बनता है पुमंग। और पुंकेसर के याद रखिएगा दो भाग होता है, एक होता है पराकोष, एक होता है तंतु, और पराकोष के अंदर होते हैं 2 पाली और प्रत्येक पाली में मिलता है 2 कोष्ठक, तो कोष्ठक की संख्या 4 है। प्रत्येक कोष्ठक का नाम होता है लघु बीजाणुधानी, जगह इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और लघु बीजाणुधानी बनते हैं लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु में होता है याद रखिए और सूत्री विभाजन वगैरह से बनता है क्या, तो पराकन, और पराकन के अंदर होता है 2 नर युग्मक। अब देखो आगे फिर मादा भाग है कुछ, तो स्त्रीकेसर याद रखिएगा, स्त्रीकेसर को बोलते हैं अंडप, स्त्रीकेसर को बोलते हैं पिस्टिल। स्त्रीकेसर जब बहुत सारा मिल जाता है तो उस कंडीशंस में बन जाते हैं फिर क्या, तो बोलेंगे जयांग, जयांग को कहते हैं गैनोसियम। याद रखिए स्त्रीकेसर के 3 भाग होगा, ऊपर वाला भाग को बोलते हैं स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, बीच वाला भाग होता है वर्तिका, और नीचे के भाग होगा अंडाशय। अंडाशय से याद रखिएगा जब निषेचन हो जाता है तो फल में बदल जाता है, अंडाशय के अंदर जो ओव्यूल यानी बीजांड है वो बीज में बदल जाता है। अगली बात है फिर 38, तो 38 की तरफ बढ़ जाते हैं, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला 38 में बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या है 38। तो इसी तरह से जो है ना, चलिए देखिए अब 38 देखो क्या है। 38 है कि उभय लिंगाश्रय, उभय लिंगाश्रय पादप है, कौन कौन है, तो याद रखिएगा कारा है, कुकुरबिट है, कुकुरबिट में खड़ी की ककड़ी जो है ना, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब आ जाता है याद रखिएगा, और कुछ है नारियल, ये सब उभय लिंगाश्रय पादप के उदाहरण आता है। चलो आगे के बारे में फिर बढ़ जाते हैं, फिर आगे देख लेते हैं 39 से। चलो 39 देखते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 39 देखने वाले हैं पूरा एकदम बढ़िया से, देखो यहाँ। अब चलो देखो 39 देखो क्या है। 39 को पूरा डिटेल्स तरीके से देख रहे हैं इसका। चलिए तो बात करते हैं फिर 39 देखिए क्या है। 39 है कि एक लिंगाश्रय पादप, तो एक लिंगाश्रय पादप याद रखिएगा पपीता है, खजूर है और मार्केंसिया है। बड़ा अच्छा सवाल है। एक लिंगाश्रय पादप के उदाहरण आता है कौन कौन, तो पपीता है, खजूर है, मार्केंसिया है, याद रखिएगा एक लिंगी है ये सब। अच्छा 40 फिर देख लीजिए क्या है, तो 40 40 क्या है, तो द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी प्राणी देखो बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार सेट में आया हुआ सवाल है। द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण आता है केंचुआ याद रखिएगा, स्पंज आएगा, टेप वर्म जरा बोलते हैं, कुछ फीता कृमि, और कुछ ये लीच यानी कि जोंक। तो ये जितने भी जीव है ना ये सब याद रखिएगा बाइसेक्सुअल, इसी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगी प्राणी। आगे के बारे में बात करते हैं फिर। अगला देखो सवाल का है, अगला है 41 की एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी कौन कौन है, तो एक लिंगी प्राणी याद रखिएगा वैसे प्राणी जिसमें नर जननांग अलग में होगा और मादा जननांग अलग में होगा। तो मनुष्य एक लिंगी प्राणी याद रखिएगा, नर मनुष्य अलग है, मादा मनुष्य अलग है। अगला है तिलचट्टा, कॉकरोच, तो ये सब जितने भी है ना एक लिंगी प्राणी में आते हैं। अगला है 42 अगुणित पादप काय, अगुणित पादप काय ना, तो कौन कौन है अगुणित पादप काय, तो मोनेरा यहाँ पे कर दीजिएगा, मोनेरा, और कुछ है फंजाई, और कुछ है सवाल, तो ये सब, और कुछ है तो ब्रायोफाइट्स याद रखिएगा। ब्रायोफाइट्स आपको पता है जो पादप जगत का उभयचर होता है। आगे के बारे में बात करते हैं 43 है द्विगुणित न जननीय काय है, कौन है, तो टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट के अंतर्गत आते हैं प्लांट जितने, जैसे कि फर्न आते हैं। टेरिडोफाइट को डेकोरेटिव प्लांट के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म है जिसको बोलते हैं अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म है जिसको बोलते हैं आवृत बीजी, और कौन है तो मनुष्य। ये सब क्या है, तो द्विगुणित जनकीय काय है। इनका पूरा जो बॉडी है ना वो याद रखिएगा 2n होता है। आगे के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा 45 है, तो 45 का है, तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 23, तो 23 होता है। युग्मक में पूछ रहा है, यही अगर पूछता युग्मक में पूरा अगर पूछता संख्या याद रखिएगा तो 2n हो जाता। तो 2n का मतलब है 23 गुने कितना हो जाएगा, तो 2, यानी n का ई मान रहता है। अब 2 तो कितना हो जाएगा, तो 46, तो याद रखिएगा तो 46 पूरा पूछ देता तो कहते हैं 46 यहाँ पे। अब आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 46 है कि नर युग्मक चलनशील और मादा युग्मक अचल होते हैं। बहुत अच्छा। नर युग्मक के पास चलने के लिए याद रखिएगा उसके पास फ्लैजला पाया जाता है, लेकिन मादा युग्मक के पास चलने के लिए किसी तरह के कोई अंग नहीं है। नर युग्मक को कहते हैं मोटाइल स्पोर और मादा युग्मक को कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर या फिर एप्लेनोस्पोर। आगे की बारे में बात करते हैं। अगला है 47 की शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में जल द्वारा न युग्मक स्थानांतरण होता है। बड़ा सुंदर बात है, पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। शैवाल में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में जो जल क्या होता है, तो युग्मक स्थानांतरण जो देखा जाता है गैमेट ट्रांसफर हो किसके द्वारा देखा जाता है, तो जल के द्वारा। तो पूछल गया सवाल है, याद रखिएगा। 48 है
मटर स्वतः निषेचतीय पादप है। याद रखिएगा, मटर में स्वयं निषेचन हो जाता है, इसलिए क्योंकि मटर बाइसेक्सुअल में आता है। मटर द्विलिंगी प्राण जो है ना पौधा है, और मटर के जो फूल है वो द्विलिंगी होता है। याद रखिए इस बात को। उसमें पुंकेसर स्थितिकेसर दोनों मिलेंगे, इसलिए उसमें निषेचन जो है ना वो स्वतः हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या फिर बोलेंगे हाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्वतः निषेचन। अगला है 49, याद रखिएगा। तो परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र की सतह पर होना क्या कहलाता है? तो परागन कहलाता है, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। बहुत अच्छा बात है। अगला है 50 देखो का है। तो लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, याद रखिएगा, युग्मक संलयन, यानी कि कौन? साइनगेमी, यानी निषेचन। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सा होता है? तो निषेचन, जगह कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन में नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में जो है ना नर और मादा युग्मक आपस में मिलते नहीं है। तो याद रखिए निषेचन के आधार पर यही जन्म दो प्रकार का हो जाता है, एक अलैंगिक एक लैंगिक। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में निषेचन होता है, इसलिए लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना माना गया है। सिनगेमी को एकरे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, एकरे कहते हैं निषेचन। आगे 51 है अनिषेक जनन, जरा बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। याद रखिएगा किस किस में होगा? अनिषेक जनन माने बिना निषेचन से नए संतान उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा कौन कौन में? तो रोटी फर्श में, मधुमक्खी में, छिपकली में और टर्की पक्षी। तो याद रखिए रोटी फर्श, मधुमक्खी, छिपकली और टर्की पक्षी में अनिषेक जनन हो जाता है। पूछल गया सवाल है। अगला है 52 मछली एवं शैवाल में युग्मक संलयन किसके द्वारा होगा? तो जल द्वारा। तो याद रखिएगा मछली और शैवाल अपने युग्मक को जल में छोड़ते हैं, और युग्मक आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, याद रखिएगा जल के द्वारा जाते हैं। याद रखिएगा कौन सा युग्मक जाएगा? तो नर युग्मक तैर के मादा युग्मक के पास और जाकर वहाँ पे संलयित हो जाते हैं, वगैरह कहते हैं युग्मक संलयन। अगला है 53 बाह्य निषेचन होता है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें? तो याद रखिएगा मेढक में, बौनी फिश में, मछली में और शैवाल में। तो ये भी पूछल गया सवाल है सेट में, याद रखिएगा बाह्य निषेचन। अगला है आंतरिक निषेचन। तो याद रखिए जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होगा तो कहाँ होगा? तो फैलोपियन ट्यूब्स में होगा, याद रखिएगा। लेकिन बाह्य निषेचन कहाँ होगा? तो युग्मक जो है वो जल में मिलते हैं, यानी कि जल में निषेचन की प्रक्रिया देखा जाता है। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होगा। याद रखिएगा सरीसृप जरा बोलते हैं रेप्टाइल, रेंग के जितने चले वाला जीव है, सड़क के चले वाला जीव है, वो सब सरीसृप आएगा। पक्षी हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएंगे, ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स हो जाएगा और जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, और साथ में एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ये जितने भी प्लांट्स है और जितने भी इसमें एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, इस सब में आंतरिक निषेचन होगा। ये भी पूछी गई सवाल है। अगला है 55 युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भ्रूणोद्भव कहते हैं, इंग्लिश में एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। आगे के बारे में बात करते हैं। अब देखो एम्ब्रियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो भ्रूणोद्भव के बारे में बात करें, यानी कि भ्रूण विकास। तो याद रखिएगा फादर ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है। सबसे पहले ओल्ड में वो है, याद रखिएगा एरिस्टोटल, जिनको बोलते हैं अरस्तु। अब फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अगर बात करें, याद रखिए भ्रूण के बारे में स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब पुराना में कौन फादर थे? तो अरस्तु, याद रखिएगा। लेकिन यही मॉडर्न में एक फादर आते हैं एम्ब्रियोलॉजी का, उनका नाम था कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। अब यही अगर पादप के बारे में बात करेंगे तो पादप में एम्ब्रियोलॉजी का यानी कि भ्रूण विज्ञान का जनक हो जाते हैं पंचानन महेश्वरी, जो अभी नया जो सेट आपका आया है 2026 का, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही था कि पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो ऑप्शन ओकरा में बी हल कौन चीज था ओकरा में? तो याद रखिएगा प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। अगला है 56 अंड प्रजक। अंड प्रजक जरा बोलते हैं ओविपेरस। अगर सजीव प्रजक रहता तो कहते हैं विविपेरस। अंड प्रजक माने अंडा देने वाले जीव को कहते हैं अंड प्रजक। तो कौन है? तो सरीसृप। सरीसृप माने रेंग के चले वाला जीव। जैसे मान लीजिए सांप, तो सांप याद रखिएगा अंडा देता है। और याद रखिए पक्षी, तो इनके अंडे की बाहरी कवच किस चीज़ की बनी होती है? तो याद रखिएगा कैल्शियम का। तो कैल्शियम युक्त रहती है, इसलिए अगर हम पक्षियों को, मुर्गियों को, अगर सांप वगैरह को दाना अगर ज़्यादा दें, उस दाना में अगर हम कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा दें तो इनके अंडे काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, अंडे की बाहरी खोल जल्दी टूटेगा नहीं। अगला है 57 से याद रखिए सजीव प्रजक जरा बोलते हैं विविपेरस। तो कौन है? तो गंगा डॉल्फिन। याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन स्तनधारी है, मछली नहीं है, याद रखिएगा। ब्लू व्हेल ये सब मछली नहीं है, ये सब स्तनधारी है, मैमल्स है। और कौन? मनुष्य। तो ये सब क्या देते हैं? तो याद रखिएगा ये सब बच्चे देते हैं, यानी कि ये सब सजीव प्रजक में आ जाते हैं। आगे बात करते हैं फिर 50 कितना है? 58 के बारे में बात करने वाले। चलो आगे 58 के बारे में बात करने वाले हैं। 58 देखिए क्या है। 58 के बारे में बात करते हैं। 58 है कि अंडाशय से, अंडाशय यानी कि ओवरी, याद रखिएगा पुष्प के अंडाशय से जब फल और बीजांड से कुछ बीज बन जाता है, बड़ा सुंदर बात है। तो कब बनता है? तो जब निषेचन हो जाता है। तब निषेचन से पहले क्या होता है? तो बोलेंगे परागन होता है, पॉलिनेशन। अगला है 59 है निषेचन के पश्चात पुष्प के पंखुड़ी। याद रखिएगा पंखुड़ी जरा बोलते हैं दल, एकरे बोलते हैं पीटल। बड़ी मानी दल मिलेगा तो कहलाएगा दलपुंज।
अच्छा, और कोई चीज पुंकेसर ये क्या हो जाते हैं तो मुरझा जाते हैं, मुरझा के क्या हो जाए तो नष्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कोई भी अंडाशय से जब फल बनता है तो उस फल के ऊपर में देखे होंगे पुष्प की पंखुड़ियाँ जो है ना मुरझा के ऊपर में थोड़ा सा लगा रहता है, बड़ा हो जाता है तो गिर जाता है सूख करके। आगे फिर अगला है 60 है, देखो पुष्पीय पादप में युग्मनज यानी कि जायगोट के निर्माण को जायगोट के का निर्माण होता है कुछ में, तो याद रखिएगा बीजांड में, किसमें बीजांड में युग्मनज का निर्माण हो जाता है। काहे? क्योंकि याद रखिएगा बीजांड के अंदर होता है मादा युग्मक और ऊपर से आता है परागकण वाला नर युग्मक, अब आपस में मिल जाता है तो बनेगा युग्मनज, और युग्मनज से याद रखिएगा बीजांड बदल जाएगा बीज में और जो अंडाशय होगी वो फल में बदल जाता है। अगला है 61 है अंडाशय भीति किस में बदल जाते हैं, तो याद रखिएगा अंडाशय के चारों ओर से घिरे हुए भीति को ओवरी वाल कहते हैं, इसी को अंडाशय भीति कहते हैं। और जब अंडाशय फल में बदल रहा है तो सीधी सी बात है कि अंडाशय भीति फल भीति में बदल जाएगा। यही फल भीति 3 प्रकार का होता है, बाहरी फल भीति, मध्य फल भीति, अंतर फल भीति। बाहरी फल भीति से छिलका बन जाता है और मध्य फल भीति खाने वाला गुदेदार भाग होता है, और अंतर फल भीति से आंठी बन जाता है। जैसे अगर बात करें हम आम के बारे में तो तीनों फल भीति स्पष्ट नजर आएगा। अगला है 62 पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो याद रखिएगा आवृत बीजी है, एकरे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। याद रखिएगा अगला है 63 पुष्प प्ररोह तंत्र का रूपांतरण है, बड़ा सुंदर बात है। प्ररोह तंत्र जगह बोलते हैं शूट सिस्टम, तो कहीं ना कहीं पुष्प कहाँ लगते हैं तो बोलेंगे ऊपरी भाग में लग रहे हैं पुष्प, तो कहीं मिट्टी के अंदर लगता नहीं है, अगर मिट्टी के अंदर होता तो उसको बोलते हैं यहाँ पे मूल तंत्र। याद रखिएगा अगला है कितना 64 है कि पुष्प की खेती करना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर कहलाता है। सबसे अधिक भारत में अगर हम बात करें पुष्पों की खेती तो वो होता है तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में। आगे के बारे में बात करते हैं 65 के बारे में बात करते हैं आवृत बीजी जगह बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो आवृत बीजी के परागकोश याद रखिएगा द्विपालित, द्विपालित में 2 पाली में बटा होता है और चतुष्कोणीय संरचना होता है, इस तरह से रचना होती है। पाली 1 है, पाली 2 है, और इसको यदि आप काटिएगा तो इस तरह की रचनाएं आपको नजर आएंगी, तो यहाँ पे नजर आएंगे। याद रखिएगा एक ई वाला कोष्ठ, एक ई कोष्ठ, एक ए। तो पहला पाली में 2 कोष्ठ और दूसरा पाली में भी 2 कोष्ठ, तो कोष्ठ की संख्या कितने हो गए 4। इन प्रत्येक कोष्ठ का नाम होता है लघु बीजाणुधानी, एक में बनता है लघु बीजाणु। अगले के बारे में बात करते हैं 66 देखिएगा लघु बीजाणु विकसित होकर क्या बनाता है, तो याद रखिएगा परागपुटी बनाता है जरा बोलते हैं पॉलन सैक, एक बोलते हैं परागकोश। परागकोश माने पराग को रखने की, कोष कोष माने थैला, थैला यानी कि सैक, इसी में रहता है कुछ, तो पॉलन वही पॉलन जिसको बोलते हैं पराग, ओकरे से बन जाता है नर युग्मक। आगे के बारे में बात करते हैं 67 है कि लघु बीजाणु कितने भीतियों से आवृत होते हैं, तो याद रखिएगा लघु बीजाणु में 4 भीति होता है। बाहरी भीति जरा बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद होता है एंडोथेसियम, तब होता है मिडल लेयर, अब अंदर में होता है टेपिटम, और टेपिटम क्या करता है कि लघु बीजाणु को जो है ना पोषण प्राप्त प्रदान कराता है, तो लघु बीजाणु और सूत्री विभाजन करके जो है पराग कणों में बदल जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं फिर 68 है कि लघु बीजाणु के आंतरिक परत का है, देखो अभी मैंने बताया टेपिटम, याद रखिएगा यह विकासशील परागकोश को क्या देता है, तो याद रखिएगा पोषण देता है। आगे के बारे में बात करते हैं 69 है परागकोश के स्फुटन यानी कि डेहिसेंस यानी कि फ्यूजन। याद रखिएगा परागकोश जब स्फुटित हो जाता है, फूट जाता है, तो उसमें मदद कौन करता है, तो एंडोथीसियम मदद करता है। याद रखिएगा एंडोथीसियम मदद करता है, यानी एंडोथीसियम मदद जो है ना मदद करता है किसको तोड़ने में, तो परागकोश को। परागकोश टूटेगा तो उसके अंदर से जो परागकण है वो बाहर निकल जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं 70 है लघु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया है जिसमें पुंकेसर क्या है, पुंकेसर के परागकोश में लघु बीजाणु का होता है, तो लघु बीजाणु का निर्माण होता है। बड़ा सुंदर बात है, लघु बीजाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रखिएगा लेकिन यही गुरु बीजाणु रहता तो उसका निर्माण होना कहलाता है गुरु बीजाणु जनन, उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। आगे के बारे में बात करते हैं, यह एक प्रक्रिया पौधा के लैंगिक प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बड़ी सुंदर बात है। अगला है 71 परागकण पौधों के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, वे नर युग्मकोद्भिद होते हैं। कौन, तो परागकण। याद रखिएगा मेल गैमेटोफाइट होता है जो निषेचन के लिए याद रखिएगा आवश्यक होता है। कौन, तो परागकण। बहुत सुंदर, परागकण परागकोश में बनते हैं, बड़ी बढ़िया बात है, जो पुंकेसर का एक भाग होता है, बड़ी सुंदर। तो याद रखिएगा परागकोश पुंकेसर का एक भाग है, इसी परागकोश में परागकण बनते हैं। अब देखो 72 है परागकण का अध्ययन करना पोलिनोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा पोलिनोलॉजी कहलाता है, और पोलिनोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, याद रखिएगा जो पराग और किससे संबंधित है, तो बीजाणु से ही कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे के बारे में बात करते हैं, तो ये अध्ययन से संबंधित होता है पोलिनोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ, याद रखिएगा ना, पॉलन एंड सीड दैट आर नोन एज पोलिनोलॉजी। आगे के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा कितना 73 तो परागकण का व्यास कितना होता है, तो याद रखिएगा 25 से कितना होगा 50 माइक्रोमीटर हो जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं फिर 74 है परागकण की बाह्य चोल यानी बाहरी परत
याद रखिएगा किस चीज़ का बना होता है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, याद रखिएगा। और यह स्पोरोपोलिनिन जल्दी जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, ताप द्वारा जल्दी टूटता उठता नहीं है, तो याद रखिएगा ये भी कई बार पूछी गई सवाल है। 74। अब आगे के बारे में बात करते हैं, 75 की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर चलो 75 की तरफ बढ़ जाते हैं। अब उसी तरह से स्पीड में एकदम रहेंगे, स्पीड बनाते हैं और थोड़ा फास्ट, चलो और थोड़ा फास्ट स्पीड में चलते हैं। याद रखिए 75 की तरफ बढ़ गए हैं हम लोग, बड़ा अच्छा सवाल मिलेगा। 75 है कि परागकण की अंतःचोल यानी जिसको बोलते हैं इंटाइन, अगर बाह्य चोल रहता तो कहते हैं एक्जाइन। याद रखिएगा तो परागकण की अंतःचोल किस चीज़ का बना होता है, तो याद रखिएगा पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज में दो चीज़ मिलता है, एक मिलता है पेक्टिन और दूसरा सेलुलोज, और पेक्टिन और सेलुलोज आपस में मिलता है तो यही कहलाता है पेक्टोसेलुलोज। याद रखिएगा तो अंतःचोल है, लेकिन बाह्य चोल पूछता तो स्पोरोपोलिन इसे पहले हमने देखा। अगला है 76, याद रखिएगा परागकण में बड़ी कोशिका। याद रखिएगा परागकण के अंदर दो कोशिका है, एक बड़ी कोशिका जिसका नाम है काई कोशिका और छोटी कोशिका जिसका नाम है जनन कोशिका। यही जनन कोशिका में होगा और सूत्री विभाजन तो बन जाता है कुछ ही नर युग्मक का, यही नर युग्मक कितने बन जाते हैं, तो दो बन जाते हैं। अगला है 77 है भारत में गेहूं के साथ आने वाला गाजर घास जिसका बोलते हैं पार्थेनियम। याद रखिएगा ये हरित क्रांति, याद रखिएगा भारत में जनक न एम एस स्वामीनाथन। याद रखिएगा 1966 से 67 के दशक में हमारे भारत में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, तो यहाँ के जो वैज्ञानिक थे याद रखिएगा जो रहते थे कहाँ पे, तो दिल्ली में क्या है, तो याद रखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IARI। अब यहाँ के रहने वाले एम एस स्वामीनाथन चले गए थे मैक्सिको में और वहाँ पर मिले थे जाकर के नॉर्मल बोरलॉग से, और वो दिए थे गेहूं की प्रजाति जिसका नाम था सोनालिका, और कल्याण सोना, और धान की प्रजाति ताइचुंग नेटिव 1, और वो ला के इंडिया वाले किसान को दिए थे। तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो है ना गेहूं के और धान के उपज हुई थी, कृषि से संबंधित है। इस क्रांति को बोला गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, एक कहते हैं हरित क्रांति। तो याद रखिए इस बात को। उसी समय गेहूं के साथ एक आ गया था घास, जो आज एक चुनौती हो गई है। इस घास को जल्दी हम हटा नहीं सकते, आपने लहसुन प्याज में देखा होगा कहीं, इस घास को ही कहते हैं पार्थेनियम। एक पता ही रहता है गाजर लेखा, इसलिए कहते हैं इसको गाजर घास। तो ये याद रखिएगा परागकण एलर्जी होते हैं, तो गाजर घास के जो परागकण है ना वो इंसान के अंदर एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अगला है 78 याद रखिए पराग उत्पाद। याद रखिएगा पराग से बनते हैं गोलियां। याद रखिएगा जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं वो गोलियां खाते रहते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, वो परागकण कराता है। धावा घोड़ा जो याद रखिए हॉर्स राइडिंग, याद रखिएगा जो घुड़सवार लोग होते हैं घोड़ा अपना जो रखते हैं चलाते हैं, तो उन घोड़ा को एनर्जिटी के लिए देते हैं गोलियां। वो गोली बना होता है परागकण का, क्योंकि परागकण में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा मिलती है, याद रखिएगा। और ओकरा से बनता है सिरप, तो ये भारी मात्रा में उपयोग होता है। और कहाँ उपयोग होता है, तो याद रखिएगा साउथ इंडिया में, पश्चिमी देशों में जो है ना देखने को मिलता है। पश्चिमी देश में साउथ जो है ना कंट्री में देखने को मिलता है। आगे की बार बात करते हैं 79 याद रखिएगा कोची है, तो धान और गेहूं परागकण की जीवन क्षमता कितना होता है, तो याद रखिएगा धान और गेहूं में जो परागकण बनते हैं उसमें ज़्यादा दिन तक जीवन क्षमता नहीं होता है, मात्र 30 मिनट के बाद जो है ना धान और गेहूं के परागकण जो है ना डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। आगे के बारे में बात करते हैं 80 देखो क्या है, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी, ये सब याद रखिएगा कुल है पादप के। तो इसके परागकण की जीवन क्षमता देखने को मिलता है कितना, तो महीनों भर। तो याद रखिएगा एकरा में पूछल गया सवाल है कौन वाला, तो ई वाला धान और गेहूं वाला में याद रखिएगा भारत में गेहूं के साथ है ना वाला, ये भी पूछा गया सवाल था। आगे के बारे में बात करते हैं 81 देखो का है, परागकण को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार पूछल गया सवाल है। परागकण को जो है ना हम लोग भंडारण करते हैं कोची में, तो द्रव नाइट्रोजन में करते हैं कितना, तो -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर याद रखिएगा भंडारित किया जाता है। अगर शुक्राणु के लिए रहता तो वहाँ पे लिखते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा आपने देखा होगा कहीं कहीं डॉक्टर जो आता है गाय भैंस में सीमेंट चढ़ाने के लिए, तो अपने गले में एक थर्मस लटकाया हुआ रहता है। याद रखिएगा उस थर्मस के अंदर वो भाप जो निकलता है होता है तरल नाइट्रोजन वगैरह में रहता है। शुक्राणु याद रखिएगा वो शुक्राणु रहता है बहुत ही ना उच्च क्वालिटी के नर गाय का या नर भैंस का। अब आगे के बारे में बात करते हैं, देखिएगा 82 है, जब स्त्री केसर आपस में जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है, तो युक्तांडपी कहलाता है। जब भी स्त्री केसर आपस में जुड़े रहेगा तो युक्तांडपी कहलाएगा। युक्त माने जुड़ना और अंडप माने स्त्री केसर। आगे के बारे में बात करते हैं 83 देखिएगा स्त्री केसर के आधार पर फूला हुआ भाग, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग माने बेस माने नीचे की तरफ, तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो अंडाशय। अंडाशय से क्या बन जाता है, तो फल बन जाता है। 84 देखिए क्या है,
बीजांड की संख्या 1 होता है, कुछ कुछ में तो गेहूं में, धान में और कुछ में आम में। लेकिन यही आप तरबूज को काटिएगा तो उसके अंदर देखिएगा बहुत सारा बीजांड रहता है। बीजांड से क्या बनता है? तो बीज बनता है, याद रखिएगा। तो तरबूज में बड़ी माने बीज मिलता है आपको। अगला 85 है, बीजांड की संख्या अधिक होती है कुछ में तो पपीता में। पपीता काटते हैं तो उसके अंदर बीज मिलता है ना ज़्यादा, क्योंकि वो बीज बना है किससे? तो बीजांड से। और कुछ में तरबूज में और कुछ में आर्किड में। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगला 86 है कि बीजांड का मुख्य भाग, याद रखिएगा, मृदुतक कोशिका यानी कि पैरेनकाइमेटिक टिश्यू का बना होता है, जिसमें याद रखिएगा बीजांड कोष धंसा रहता है और बीजांड काय जो है ना यानी कि न्यूक्लियस जो कहलाता है। तो याद रखिएगा बीजांड का मुख्य भाग जो मृदुतक कोशिका का बना होगा, जिसमें बीजांड कोष धंसा रहता है, ओकरे में बीजांड रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बीजांड काय कहते हैं यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। अगला है 87 है, गुरु बीजाणु जनन जगह बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। याद रखिएगा गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु मातृकोश का जो कि द्विगुणित होता है और ओकरा में का हुआ है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। और सूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन, सेल डिवीजन, जिसके द्वारा 4 गो जो है ना अगुणित गुरु बीजाणु बन जाता है। तो याद रखिएगा गुरु बीजाणु जनन क्या कहते हैं? तो गुरु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु मातृकोशिका यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से में होता क्या है? तो मियोसिस सेल डिवीजन होगा और मियोसिस सेल डिवीजन से 4 गो अगुणित यानी कि एन सेल यानी कि हैप्लोइड सेल बन जाता है, जेकरा नाम है गुरु बीजाणु, इंग्लिश में कहते हैं मेगास्पोर। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर देखिएगा क्या है? तो 87 हो गया था। 88 देखिए क्या है? तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। 7 गो कोशिका और 8 गो केंद्रक न संलयन संरचना याद रखिएगा किसका होता है? तो परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद यानी कि भ्रूणकोश की होती है। याद रखिएगा भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश कैसा होता है? तो भ्रूणकोश में 7 गो कोशिका और 8 गो केंद्रक मिलता है। आगे के बारे में बात करते हैं। 89 देखो का है भ्रूणकोश जिसका बोलते हैं एंडोस्पर्म। याद रखिएगा एंडोस्पर्म होता है त्रिगुणित, त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड। यह एक ऐसा ऊतक होता है जो बीजधारी पौधा में भ्रूण को क्या देता है? तो पोषण देता है। तो भ्रूण को पोषण दे रहा है इसलिए भ्रूणपोष। आगे के बारे में बात करते हैं। 90 याद रखिएगा 90 भ्रूणपोष का निर्माण द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ एक नर युग्मक जब मिलता है तो उससे बनता है। इस चीज को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, एक बोलते हैं त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। और इसी का खोज किए थे सबसे पहले संतरा में, वैज्ञानिक का नाम था नवासिन। आगे की बारे में बात करते हैं। 1901 में देखेंगे आगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अगला है 91। 91 की तरफ बढ़ जाते हैं। 91 की तरफ बढ़ जाते हैं। देखते हैं 91 क्या है। देखो 91 भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष का निर्माण याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक के साथ। अच्छा 90 देख रहे हैं, कोई बात नहीं, के साथ नर युग्मक मिल जाता है तो हो जाता है, त्रिसंलयन कहा जाता है। देखो 91 का है तो स्वयुग्मन जगह बोलते हैं ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी का अर्थ का है? तो जब याद रखिएगा कि परागण समान न पादप में समान पुष्प के भीतर ही होता है। याद रखिएगा स्वयुग्मन का मतलब अर्थ है न जब परागण समान पादप के समान पुष्प के भीतर होता है। बहुत बढ़िया। जब परागण की क्रिया याद रखिएगा एक ही पुष्प के अंदर मिलेगा, माने एक प्लांट है जेकरा में बड़ी माने पुष्प है, जेकरा में से एक पुष्प के अंदर याद रखिएगा 2 गो भाग है, एक पुंकेसर है और एक स्त्रीकेसर है। पुंकेसर के अंदर बन रहा है परागकण और परागकण निकल के उसी पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पर गिरता है जाकर तो इस चीज को कहते हैं परागण। तो कौन सा परागण? तो याद रखिएगा स्वपरागण, अवग्रह बोलते हैं स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगेमी। अगला है 92। याद रखिएगा 92 का है तो उन्मिल परागी पुष्प है। तो उन्मिल परागी पुष्प याद रखिएगा पूछा गया सवाल है। कौन कौन है? तो बायोला है, याद रखिएगा 9 ऑक्जेलिस है और कुछ है तो कनकवा है। तो याद रखिएगा बायोला, ऑक्जेलिस और कनकवा। ऑक्जेलिस को बोलते हैं हिंदी में खाटी बूटी, आप जान रहे होंगे, घास देखा होगा, पीला वाला दुबिया घास एगो रहता है जो कभी कभी शादी ब्याह में दूल्हा के चुमावल में काम आता है। धान ओकरा जोरे मिला करके और चावल मिला करके। आगे 93 के बारे में बात करते हैं। फिर 93 देखिए जल परागण होता है। जल परागण कुछ में होता है तो बैलिस्नेरिया में। याद रखिएगा कई बार पूछा गया सवाल है बैलिस्नेरिया। कहीं कहीं याद रखिएगा जल जहाँ छिछला रहता है वहाँ पे इस तरह के प्लांट मिलते हैं। और कुछ है तो हाइड्रिला है, याद रखिएगा। और कुछ है जोस्टेरा जगह बोलते हैं समुद्री जलीय घास। आगे के बारे में बात करते हैं। 94 है जलकुंभी एवं वाटर लिली। वाटर लिली जगह बोलते हैं कुमुदनी, देखने में लगता है कि कमल है लेकिन कमल वो नहीं है। आगे के बारे में बात करते हैं तो जलकुंभी और वाटर लिली में परागण याद रखिएगा किसके द्वारा होगा? तो जल में है तो ऐसा बात नहीं है कि जल द्वारा होगा, याद रखिएगा वायु द्वारा होगा। वायु द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं एनीमोफिली। अगर कीट द्वारा होगा तो बोलेंगे एंटीमोफिली। अगर चमगादड़ द्वारा होता है तो कहते हैं क्रिप्टेरोफिली। अगर घोंघा द्वारा होगा तो बोलेंगे मेलिकोफिली। अगर जल द्वारा होता है तो बोलेंगे हाइड्रोफिली। अगर कीट द्वारा होता है तो बोलेंगे एंटीमोफिली। और याद रखिए अगर चींटी द्वारा होगा तो कहेंगे मर्मिकोफिली।
आगे के बारे में बात करते हैं तो कीट द्वारा होता है, याद रखिएगा। तो किसके द्वारा? वायु द्वारा और कीट द्वारा। आगे अगला है 95, कीट परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। कीट परागित पुष्प, तो कीट परागित पुष्प सामान्यतः बड़े होते हैं, माने बड़ा बड़ा फूल रहेगा तो पर कीट ज़्यादा जाएगा, जाहिर सी बात है कीट बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा उस पर। और फूल कैसा होना चाहिए? तो रंगीन, रंगीन यानी कि पूरा कलरफुल। और कैसा? तो सुगंधित। और उसके साथ में और क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा चिपचिपा, कौची? तो याद रखिएगा चिपचिपा होना चाहिए। उसके परागकण यानी कि ओकरे बोलते हैं पोलन किट। पोलन किट माने परागकण रहेगा कैसा? तो चिपचिपा। उस पर जाएंगे अगर कोई कीट तो उसके पैर उसमें चिपक जाएगा। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला देखो 96 है शलभ, जिसको बोलते हैं मोथ। ये भी एक घास है ना, तो मोथ की एक विशेष प्रजाति, याद रखिएगा। और यूका ना, पौधे के बीच एक सहजीवी संबंध यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, याद रखिएगा। शलभ और यूका ना पौधा, याद रखिएगा, को परागित करता है और बदले में शलभ क्या करता है? तो लार्वा यूका के बीजों को विकसित करता है। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं एक से दोनों को फायदा हो रही है, एक दूसरे से दोनों को फायदा है। तो जब भी एक दूसरे को अगर दोनों से फायदा हो तो इस रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। इसी तरह के सिम्बायोटिक रिलेशन एक दर्शाता है पौधा जिसका नाम है, याद रखिएगा, लाइकेन। लाइकेन जो SO2 का सूचक होता है, लाइकेन जो बनता है, याद रखिएगा, कौची से? तो शैवाल से और कवक से। आगे के बारे में बात करते हैं। 97 देखो क्या है? एमोरफेलस, एमोरफेलस और यूका ना में, याद रखिएगा, मोथ किस में अंडे देती है? तो याद रखिएगा अंडाशय के कोष्ठक में, अंडाशय के कुची में, कोष्ठक में। अगला है 98 पराग, याद रखिएगा मकरंद ना दस्यु का उदाहरण है। तो पराग मकरंद दस्यु का उदाहरण कौन है? तो दस्यु मधुमक्खी, याद रखिएगा। दस्यु मधुमक्खी, एक छत्ते में मधुमक्खियाँ 3 तरह की होती है, एक नर जिसको बोलते हैं छत्ते की मालकिन, एक ड्रोन जो होता है नर मधुमक्खी, एक होता है कार्यकर्ता मधुमक्खी जरा बोलते हैं कामगार मधुमक्खी। और याद रखिएगा कामगार मधुमक्खी जो होता है, आपने कहीं देखा होगा, कंद मकरंद चूसती है फूलों से और लेकर के जाता है, अपने छत्ता का निर्माण करता है, वो जनन नहीं करता है, याद रखिएगा। आगे के बारे में बात करते हैं। फूलों के परागकोश से परागकण लेने के बजाय ये मधुमक्खियां, याद रखिएगा, पंखुड़ियों में छेद कर देती है, अपना सिर अंदर घुसा लेती है और सीधे रस चुरा लेती है। तो देखो ना, बड़ा चोरनी वाला काम करती है इस तरह की मधुमक्खियां। अगला है 99, याद रखिएगा 99 है कि कदम, कचनार और सेमल में। तो कदम, कचनार और सेमल में, याद रखिएगा, चमगादड़ के द्वारा परागन होता है। और चमगादड़ के द्वारा परागन जब होगा तो एक बोलेंगे क्रिप्टेरोफिली, याद रखिएगा। अगर दुनिया के सभी चमगादड़ को मार दें तो दूसरा दिन हमको एको जो है ना कदम खाने को नहीं मिलेंगे। अगला याद रखिएगा 100 है मटर, चना और कोची। पूरा एकदम हम लोग 1 सेंचुरी देख लिए। 100 देखो क्या है? मटर, चना और कोची, क्राटोलेरिया और कोची, बालसम और कोची, बिनका में परागकण जनन का अध्ययन कर सकते हैं। कितना? तो याद रखिएगा कितना घोल में? तो 10% शर्करा के घोल में। आगे के बारे में बात करते हैं। 101 देखो क्या है? विपुंसन जरा बोलते हैं इमैस्कुलेशन, याद रखिएगा। विपुंसन द्विलिंगी पौधा में होता है। विपुंसन में क्या किया जाता है कि जो भी फूल है उस फूल को कलिका अवस्था में ही कोई कैंची द्वारा या कोई चिमटा के द्वारा उसके नर भाग यानी पुंकेसर को काट के हटा दिया जाता है, इसलिए ताकि उसमें स्वनिषेचन न हो पाए, स्वपरागन न हो पाए, यानी पर परागन को बढ़ावा देने के लिए, याद रखिएगा, पादप के नर भाग को काट के हटा देना ही विपुंसन कहलाता है। आगे के बारे में बात करते हैं। स्वनिषेचन देखो है ना, स्वनिषेचन को क्या करने के लिए? रोकने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, पूछा गया क्वेश्चन सवाल है, याद रखो। नर जननांग यानी कि पुमंग या परागकोश को हटाने की प्रक्रिया है यही विपुंसन, इमैस्कुलेशन। अगला है 102 देखो का है निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो हम आपको बताए थे, याद रखिएगा, हम आपको बताए थे नवाश्चिन, नवाश्चिन बताए थे ना, देखो यहाँ पे आ गया। तो निषेचन की खोज याद रखिए सर्वप्रथम कितना? तो 1898 में रूसी वनस्पति शास्त्र यानी कि याद रखिएगा रूस के कोची, तो ये बोटनी जानने वाले कौन थे? तो सर्गेई नवाश्चिन ने की थी, याद रखिएगा। जबकि निषेचन क्रिया का अध्ययन पूर्ण रूप से कौन किए थे? तो स्ट्रासबर्गर किए थे। और ये कब किए थे? तो 1800 याद रखिएगा 84 में, यानी कि पहला ही निषेचन की प्रक्रिया के प्रोसेस का इन्होंने स्टडी कर लिया था, लेकिन उस प्रोसेस के बारे में बताया गया था 1800 कितना में? तो 98 में। आगे के बारे में बात करते हैं। और किस में किया गया था? तो लिलियम में, याद रखिएगा, लिलियम पादप में। बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ पे, कितना हो जाएगा? तो 102। अगला देखो 103 का है, तो नर न्यूक्लियस और द्वितीयक केंद्रक का संयोजन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा एक नर न्यूक्लियस यानी कि N, और याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है 2N, तो 2N प्लस N इज इक्वल टू 3N, याद रखिएगा, जरा बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन एक कहते हैं। और 3N संरचना होता है किसका? तो याद रखिएगा भ्रूणपोष का। आगे के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा
भ्रूण कोश। अब देखो अगला है 104 है केंद्रीय भ्रूण कोश मिलता है, सेंट्रल एंडोस्पर्म मिलते हैं किसमें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नारियल, याद रखिएगा। नारियल एक ड्रूप फ्रूट्स है, याद रखिएगा। आगे के बारे में बात करते हैं, नारियल आम ये दोनों ड्रूप फ्रूट्स में आते हैं। अब 104 हो गया। 105 देख लो जल्दी से, कहा है तो घास, याद रखिएगा। घास परिवार में बीज पत्र जरा बोलते हैं कॉटिलिडन्स को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा स्कूटेलम कहते हैं, जरा बोलते हैं प्रशल्क, याद रखिएगा। बीज पत्र जरा बोलते हैं कॉटिलिडन, याद रखिएगा। जिस तरह से आप खाते हैं कुछ गेहूं, तो गेहूं में सिर्फ एक दाना है आप खा ले रहे हो, वो है उसका कॉटिलिडन्स, और उसका याद रखिएगा भ्रूणपोष है, उसको आप खा जा रहे हैं। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला देखो 106 देखो यहाँ पे देखो, अभी 106 देखो का है, तो गैर एल्बुमिनस बीज का उदाहरण कौन आता है, तो गैर एल्बुमिनस बीज का उदाहरण कौन आएगा, याद रखिएगा। तो मटर है और कुछ है मूंगफली है, तो मटर और मूंगफली याद रखिएगा गैर एल्बुमिनस जो है ना बीज का उदाहरण आता है। आगे के बारे में बात करते हैं। 107 की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। चलो 107 में बढ़ते हैं आगे। 107 देख लो यहाँ पे क्या है। 107 देखो तो जल्दी जल्दी से क्या है। हो 107 देखो क्या है। 107 है कि एल्बुमिनस बीज का उदाहरण कौन है, गैर एल्बुमिनस, जगह में एल्बुमिनस नहीं था, और एल्बुमिनस बीज का उदाहरण कौन कौन मिलेगा, तो याद रखिएगा गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, अरंडी है। अरंडी समझते हैं ना, एक बोलते हैं कुछ, तो रेड़ी आपने देखा होगा, बचपन में ढेर लोग रेड़ी लड़ाता था सब। आगे याद रखो 108 के बारे में बात करते हैं। फिर काली मिर्च याद रखिएगा, और कुछ चुकंदर याद रखिएगा, बीटरूट, ये काली मिर्च ना में याद रखिएगा बीजांडकाय कुछ है, तो परिभ्रूण पोष होता है, याद रखिएगा परिभ्रूण पोष होता है। अगला 109 की तरफ बढ़ जाते हैं हम। 109 से अब देखो बड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। फिर आगे 109 से देखो क्या है। 109 से अब नीचे की तरफ बढ़ने वाले हैं, एकदम स्पीड से बढ़ेंगे, देखते हुए बढ़ेंगे आगे जल्दी जल्दी से। चलो आगे के बारे में बात करते हैं। 109 देखो क्या है, तो बीजांड याद रखिएगा बीजांड द्वार जगह बोलते हैं माइक्रोपाइल, याद रखिएगा। बीजांड द्वार के द्वारा ही कोई भी बीज के अंदर जाता है जल, याद रखिएगा, द्वारा ऑक्सीजन और कुछ, तो देखो लिखल है जल अंदर प्रवेश करता है। बड़ा सुंदर बात है। आप एक चने के बीज को जब डालते हैं गिलास में कोई पानी में फूलने के लिए, तो वो बीज जो है ना कुछ घंटे बाद फूल जाता है, तो किसके द्वारा, तो याद रखिएगा उस बीज के ऊपर में एक छिद्र पाया जाता है जगह नाम है माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, और उसी के द्वारा जल का अवशोषण करता है ऑक्सीजन का, और वो आगे जाकर के फूल जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला है 110 देखो का है, तो बीज के शरीर क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय, याद रखिएगा निष्क्रियता यानी कि इनएक्टिव की स्थिति की अवस्था क्या कहलाता है, तो प्रसुप्ता अवस्था कहलाता है, डोरमेन है ना, डोरमेन स्टेज कहलाता है, याद रखिएगा इस बात को। यह एक परिघटना प्रसुप्ति यानी कि डोमेंसी कहलाती है, याद रखिएगा। अगला फिर है 111 है कि आभासी फल जरा बोलते हैं कूट फल या झूठा फल या असत्य फल या फॉल्स फ्रूट या काल्पनिक फल, तो ये उदाहरण कौन कौन है, तो सेब है, स्ट्रॉबेरी है जरा रसभरी कहते हो, अखरोट है, और एक में एक और एग्जाम्पल हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कटहल, याद रखिएगा जैक फ्रूट्स। तो देखो अब याद रखो ये 111 पूछा गया क्वेश्चन है। 112 देखो कहा है अनिषेक जनित फल यानी पार्थेनोकार्पी फ्रूट, तो अनिषेक जनित फल कौन है, तो केला है, याद रखिएगा केला बीज रहित फल, बीज रहित माने जरा में बीज ना है, केला बनाना, याद रखिएगा। तो केला याद रखिएगा जरा में निषेचन ना होता है, केला के पेड़ जिसका जीवन काल याद रखिएगा 20 से 25 वर्ष होता है। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला याद रखिएगा 113 प्राचीन बीज न कुची ल्यूपिनस आर्कटिका कहाँ से खनित किया गया था, तो याद रखिएगा आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से खनित किया गया था कुछ, तो प्राचीन बीज कौन सा, तो ल्यूपिनस आर्कटिक्स, तो ये एक बीज है, याद रखिएगा प्राचीन बीज। अगला है 114 याद रखिएगा क्या है, तो कोएनिक्स न डॉक्टिलीफेरा खजूर की एक प्रजाति है, याद रखिएगा, जो खोजा गया था कहाँ, तो मृत सागर के पास से, तो ये खजूर की प्रजाति बड़ा बेहतर प्रजाति था। आगे के बारे में बात करते हैं। 115 देखो का है, तो आर्किड और कोची ओरुम्बैंकी और कोची अस्ट्राइनगा न के प्रत्येक फल में कितने लघु बीजाणु समाहित होते हैं, तो याद रखिएगा 1000 लघु बीजाणु समाहित होते हैं। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला है असंग जनन जरा बोलते हैं अपोमिक्सिस, तो असंग जनन की खोज किसमें हुई थी, तो याद रखिएगा स्ट्रेसिया और घास में। ये याद रखिएगा 2018 में पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा था ये सवाल। 2018 के फर्स्ट सवाल था कि एक महिला के अंदर कितने अंडाणु बन सकते हैं, तो उसका आंसर था 400 से 450, याद रखिएगा। आगे के बारे में बात करते हैं, उसके बाद यह सवाल आयल था। अगला है 117 याद रखिएगा भ्रूण बहुभ्रूणता जरा बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज किसमें हुई थी, तो याद रखिएगा संतरा में हुआ था।
याद रखिएगा संतरा के बीज में सबसे पहले बहुत सारे भ्रूण को देखा गया, एकरे बोलते हैं बहुभ्रूणता। अगला के बारे में बात करते हैं 118 बिना निषेचन विदाउट फर्टिलाइजेशन के बीज का निर्माण होना क्या कहलाता है, तो एकरे कहते हैं असंग जनन यानी अपोमिक्सिस। तो बड़ा अच्छा सवाल है, 2 नंबर का भी सवाल ये आ सकता है कि बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो असंग जनन। अगर सवाल रहे कि असंग जनन किसे कहते हैं तो ये डिफिनेशन आप लिख सकते हो। आगे के बारे में बात है 119 देखो का है वृषण कोष जरा बोलते हैं स्क्रोटम, और वृषण कोष वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कितना कम रखता है, तो याद रखिएगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। इसलिए कम रखता है ताकि वृषण के अंदर, ये चैप्टर नंबर 3 में चल गए अब हम लोग, मानव जनन से सवाल है याद रखिएगा। तो याद रखिए वृषण कोष वृषण के टेम्परेचर को शरीर के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। एक स्वस्थ मनुष्य के टेम्परेचर जो है ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में बात करें तो 310। तो याद रखिएगा कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखेगा, मैंने कितना से, तो 37 से। क्यों रखेगा, इसलिए ताकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बढ़िया से बन सके। आगे के बारे में बात करते हैं 120 है प्रत्येक वृषण कितने कक्ष में बटे होते हैं, तो याद रखिएगा 250 से 300, 250 से 300 एनसीईआरटी आपका लिखता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं बुक में ज़्यादातर 250 देता है, इस बात को याद रखिएगा। और प्रत्येक वृषण कोष में 1 से 3 की संख्या में अति कुंडलित सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर मिलता है। सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, शुक्र जनरली कहते हैं, में बनता है शुक्राणु, याद रखो। तो शुक्राणु की संख्या कितना हो जाएगा, तो 250 गुने 3 यानी 750, और 300 गुने 3 यानी कि 900, तो 750 से 900 तक हमारे टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं शुक्र जनरली, जो होता है स्प्रिंग नुमा संरचना। आगे के बारे में बात करते हैं 121 देखो का है शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो याद रखिएगा शुक्र जनन नलिकाओं में। तो शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, शुक्र जनन नलिका यानी कि जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। याद रखिएगा ये कई बार पूछा गया सवाल है कि सर्टोली कोशिका पाया जाता है कहाँ, तो वृषण में। याद रखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, सर्टोली कोशिका पूछे, चाहे लीडिंग कोशिका पूछे, चाहे अंतराली अवकाश पूछे, चाहे याद रखिए नर जनन कोशिका पूछे, उस सब के सब वृषण में आंसर होगा। आगे के बारे में बात करते हैं 123 है पुंजन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, हार्मोन का संश्लेषण करता है कौन, तो याद रखिएगा लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो शुक्र जननलिका के बाहर खाली स्थान में, शुक्र जननलिका के बाहर खाली स्थान को बोलते हैं अंतराली अवकाश, और उसी अंतराली अवकाश में पाया जाता है अंतराली कोशिका, ओकरा नाम है लीडिंग कोशिका। यही लीडिंग कोशिका बनाता है जी, तो एंड्रोजन, यही खास प्रकार के एंड्रोजन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो है एक मेल हार्मोन। आगे के बारे में बात करते हैं 124 का है तो शुक्रिय द्रव जरा बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और सेमिनल प्लाज्मा में याद रखिएगा पाया जाता है कोची तो फ्रुक्टोज, और कोची तो कैल्शियम, और कोची तो एंजाइम, याद रखिएगा कोची में पाया जाता है। तो सेमिनल प्लाज्मा जरा बोलते हैं शुक्रिय द्रव, यही आगे जाके बनाता है सीमेन जरा बोलते हैं वीर, और वीर को हिमीकृत किया जा सकता है, रखा जा सकता है, याद रखिएगा तरल नाइट्रोजन में ना कितना तो 98 ना टेम्परेचर पर रखा जाता है, 98 फ़ारेनहाइट पर। आगे के बारे में बात करते हैं मैथुन के दौरान, मैथुन यानी जिसको बोलते हैं कॉपुलेशन के सीजन में अस्नेहक यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करता है। लुब्रिकेशन मतलब स्नेहक माने चिकनापन, यानी मैथुन के समय याद रखिएगा जो पेनिस है ना वो चिकना हो जाता है, क्या तो चिकना प्रदान करने के लिए उसमें क्या कौन सा ग्रंथि काम करता है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि काम करता है, ये उत्तेजनाओं को बढ़ाता है, समझिएगा। आगे के बारे में बात करते हैं 126 है स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल, याद रखिएगा कौन है, तो अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, तो याद रखिएगा अंडाणु बनते हैं। अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहा जाता है, इंग्लिश में oogenesis कहते हैं। और याद रखिएगा अंडाणु की कितना होता है, अंडाशय कितना होता है, तो 1 जोड़ी होता है। अब याद रखिएगा इसी के अंदर बनते हैं कुछ, तो मादा युग्मक, मादा युग्मक का नाम याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, और रिलैक्सिन भी बनता है, और याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन भी बनता है। आगे के बारे में बात करते हैं 127 क्या है, तो महिला में निषेचन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा अंडवाही नली में होता है। यही अंडवाही नली को कहते हैं क्या, तो फैलोपियन ट्यूब्स एकरे कहते हैं, ओविडक्ट एकरे कहते हैं, डिम्बवाहिनी नली। अब होता क्या है कि महिलाओं में अगर नसबंदी किया जाता है तो यही अंडवाहिनी नली को काट करके नसबंदी करते हैं। अंडवाहिनी नली को काट करके धागे से बांध देने पर जनरल तरीके से महिलाएं कभी मां नहीं बन सकती, क्योंकि उनमें निषेचन होबे नहीं करेगा, बच्चा बनबे नहीं करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। आगे के बारे में बात करते हैं 128 देखो का है, तो डिम्बवाहिनी नली की लंबाई होती है कितना, तो डिम्बवाहिनी नली यानी वही अंडवाहिनी नली याद रखिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। आगे के बारे में बात करते हैं 129 है कि ग्रीवा नाल, ग्रीवा नाल जरा बोलते हैं गर्भाशय नाल, यानी गर्भाशय के 3 गो भाग होता है। सबसे ऊपर भाग को बोलते हैं फंडस, बीच वाला भाग बॉडी होगा, नीचे वाला भाग होगा ग्रीवा जरा बोलते हैं सर्विक्स। तो योनि के साथ मिलकर यानी वेजाइना के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो जन्म नाल बनाता है जरा बोलते हैं बर्थ कैनल। अब यही जन्म नाल से बच्चे का जन्म होता है, बच्चा बाहरी दुनिया में आ जाता है। तो 129 तक देख लिए हैं, अब आगे 130 में बढ़ने वाले हैं। चलो 130
130 की तरफ बढ़ जाते हैं, 130 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 130 में क्या है। तो 130 जल्दी जल्दी से देखो 130 का है। तो पुरुष के समजात अंग याद रखिएगा, माने पुरुष के जैसन अंग एगो रहता है महिला में जेकर नाम है क्लाइटोरिस। याद रखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर में पाया जाने वाला एक अंग है क्लाइटोरिस, जो रहता है कैसा, तो पुरुष के अंग के जैसा, पुरुष का जिस तरह पेरिस रहता है उसी के जैसा एक छोटा सा अंश पाया जाता है महिलाओं में ऊपर में, जिसको कहते हैं क्लाइटोरिस। अब ये जो है हार्मोन को रिलीज कराने में मदद करता है, ये उत्तेजनाओं को बढ़ाता है। आगे के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा 131 है। याद रखिएगा, महिला के प्रत्येक स्तन ग्रंथि यानी कि मेमरी ग्लैंड्स, याद रखिएगा स्तन ग्रंथि उत्तक कितने, तो याद रखिएगा 15 से 20 स्तन पालियों में बंटा होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महिलाओं की जो स्तन ग्रंथि है जिसमें याद रखिएगा दूध का निर्माण होता है, तो वो कितने पाली में बटा रहता है अंदर में, तो याद रखिएगा 15 से 20 पालियों में बटा रहता है। अब आगे के बारे में बात करते हैं, फिर आगे के बारे में देखो, आगे के बारे में बात करते हैं। अब देखो महिला के स्तन ग्रंथि में ऊपर में हल्का सा उभार आता है और वहाँ पर त्वचा ढीली ढाली हो जाती है, वहाँ की त्वचा भूरी हो जाती है, ऊपर में हल्का उठ जाता है, जिसको बोलते हैं निप्पल। याद रखिएगा, अब बच्चा उसी से दूध पिता है ना। आगे 132 याद रखिएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में दुग्ध स्तन है ना। लैक्टिफेरस डक्ट मतलब कि वही दुग्ध श्रवण, दूध जिससे निकलता है, जो नली है दुग्ध श्रवण वाला नली से दूध स्तन से बाहर निकलता है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगला है 100 कितना 34, 134 है कि स्पर्मेटिड यानी कि शुक्राणु प्रसु कोशिका याद रखिएगा रूपांतरित होकर क्या बनाता है, तो शुक्राणु बनाता है। और याद रखिएगा शुक्राणु बनने की प्रोसेस को कहते हैं क्या, तो स्पर्मेटोजोआ या एकरे कहते हैं स्पर्म। याद रखिएगा शुक्राणु। आगे के बारे में बात करते हैं 135 देखो का है, तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये बड़ा अच्छा सा सवाल है, कई बार सेट में पूछल सवाल है। तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण कौन करता है, तो एक हार्मोन करता है, जो हार्मोन निकलता है याद रखिएगा कोची से, तो ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालने के लिए हार्मोन कहता क्या है, तो हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस सभी ग्रंथियों का दादा कहलाता है, लेकिन सभी ग्रंथियों का मास्टर कहलाता है कौन, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड जगह बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और वो ग्रंथि की याद रखिएगा सबसे छोटा होता है, वजन 0.5 ग्राम का होता है, और ओकरे से निकलता है कुछ तो एगो हार्मोन जगह नाम है एलएच, जगह बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और कुछ है तो एफएस जगह बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और कुछ तो टेस्टोस्टेरोन। यही टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार के नर हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन। आगे के बारे में बात करते हैं 136 देखो का है, तो अंड जनन का नियंत्रण यानी ऊजनेसिस का नियंत्रण कौन करता है, तो याद रखिएगा एफएसएच और एस्ट्रोजन करता है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 137 है कि शुक्राणु के सिर पर टोपीनुमा माने शुक्राणु के ऊपर टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, जो कहलाता है एक्रोसोम। ई बना होता है गोल्जी बॉडी का। याद रखिएगा गोल्जी बॉडी ना, जिसका खोज किए थे कैमिलो गोल्जी खलिहानी उल्लू के तंत्रिका तंत्र में। आगे के बारे में बात करते हैं 138 देखो का है, तो शुक्राणु के मध्य भाग यानी कि मिडल पार्ट्स ऑफ स्पर्म, अब उसमें क्या मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा, तो याद रखिए ऊर्जा, और वही ऊर्जा किसको मिलेगा, शुक्राणु को। तो शुक्राणु तैरेगा कुछ से, तो पूंछ के द्वारा। आगे के बारे में बात करते हैं 139 है कि मैथुन क्रिया के समय, मैथुन क्रिया के समय याद रखिएगा 20 से 30 करोड़ शुक्राणु को अस्खलित करता है कौन, तो एक पुरुष 20 से 30 करोड़ याद रखिएगा शुक्राणु को क्या करता है, तो अस्खलित करता है, बाहर निकलता है। आगे के बारे में बात करते हैं 140 याद रखिए, पहली बार मासिक धर्म, पहली बार अगर लड़कियों में पहली बार अगर मासिक धर्म हो रहा है, अगर एमसी आ रहा है पहली बार, तो उस चीज़ को कहते हैं मेनार्क। याद रखिएगा, और ये मेनार्क याद रखिए संकेत देता है किशोरावस्था को, यानी वो लड़की जो है ना किशोरावस्था की ओर जा रही है, किशोरावस्था से गुजर रही है। आगे के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये कहाँ तक होगा, तो याद रखिएगा महिलाओं में 50 से 55 साल तक चला जाता है। 50 से 55 वर्ष की आयु में महिलाओं के अंदर एमसी आना बंद हो जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं मीनोपॉज, ओकरा कहते हैं रजोनी वृत्ति। और पहली बार जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्क, एकरे कहते हैं रजोदर्शन। आगे के बारे में बात करते हैं 141 याद रखिएगा, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है, तो अंडोत्सर्ग कहलाता है, एकरे बोलते हैं ओवुलेशन। याद रखिएगा एक बार महिला के याद रखिएगा जो एमसी आता है, तो उसके जो अंडाशय है, तो अंडाशय की संख्या याद रखिएगा 2 है। तो एक बार पहली बार जब अंडाशय दायां काम किया, तो बायां अंडाशय उस समय काम नहीं करता है। एक बार एमसी आने में सिर्फ एक ही साइड के अंडाशय काम करते हैं, और उसके अंदर बनते हैं अंडाणु। याद रखिएगा, और अंडाणु जो बनते हैं तो 114 दिन तक लगातार बनते हैं। 14वें दिन एक अंडाणु निकल के अंडाशय से चला जाता है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, और वहाँ पर शुक्राणु का वेट करता है 36 घंटे तक। अगर कोई शुक्राणु मिलता है तो निषेचन होता है, नहीं होगा तो फिर अंडाणु मर जाता है, और फिर गर्भाशय के आंतरिक परत जेकर नाम है एंडोमेट्रियम, उसको तोड़ते हुए वेजाइनल रास्ते से बाहर निकलता है। इस ब्लीडिंग प्रोसेस 3 से 4 दिन तक नॉर्मली 3 से 5 दिन तक रहता है।
और ये डिस्ट्रॉयड ओवम होता है और साथ में ब्लीडिंग आती है। इस प्रोसेस को ही कहते हैं एमसी। आगे के बारे में बात करते हैं। अब अगला है 100 कितना 42, याद रखिएगा कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कुछ होता है तो प्रोजेस्टेरोन होता है। कार्पस ल्यूटियम को कहते हैं, याद रखिएगा, पित्तपिंड। आगे के बारे में बात करते हैं 143 है कि स्त्री में रजोनी वृत्ति, अभी बताए थे हम, रजोनी वृत्ति जगह बोलते हैं मीनोपॉज, यानी कि स्त्रियों में एमसी आना बंद हो गया। कितने, तो 50 वर्ष की आयु तक, लगभग 50 से 55 होता है, याद रखिएगा। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होबे नहीं करेगा तो उसमें निश्चित नहीं होगी और वो महिला कभी मां नहीं बन सकती। आगे के बारे में बात करते हैं 144 है कि 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को तूतक यानी कि मोरूला कहते हैं। आपने देखा होगा एक सहतूत यानी तोंत, तो याद रखिएगा 8 से 16 कोशिका, पहले एक कोशिका था शुक्राणु एन और दूसरा कोशिका था अंडाणु एन, दोनों मिला था तो बना था 2n। 2n माने युग्मनज, यानी कि मान लीजिए कोई महिला में अगर आर्य निषेचन हुआ है तो उसके अंदर याद रखिएगा 2 खंड बने, 2n बना युग्मनज। अब दूसरा दिन फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, फिर 128 से 256 हो जाएगा। और ऐसा होने में 1 सप्ताह का समय लगता है। तो किसी महिला में अगर निषेचन आज हुआ है तो 1 सप्ताह बाद क्या होगी कि वो निषेचित जो अंडा याद रखिएगा अंडाणु है वो चला जाएगा सड़क करके फेलोपियन ट्यूब से, याद रखिएगा यूट्रस में, जिसको बोलते हैं गर्भाशय वगैरह कहते हैं बच्चेदानी, और वही में जाकर के भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। और भ्रूण विकास होगा कितने, तो 270 दिन यानी कि 9 माह तक। अब 9 माह 10 दिन पर वो महिला जो है ना वो क्या करेगी कि बच्चे को जन्म दे सकती है नॉर्मल डिलीवरी से या बड़ा ऑपरेशन के द्वारा। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला है, लेकिन वही अगर हाथी के बारे में बात करेंगे तो 639 दिन का गर्भकाल होता है हाथी में। अगला है 145, एक महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग कितने, तो देखो ये सवाल आया था, मैंने आपको बताया था ना 400 से 450 अंडे उत्पन्न कर सकती है। अगर एक महिला चाहेगी ना तो अपने पूरे जीवन काल में 400 से 450 बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन ये खिलाफ हो जाएगा कानून का। याद रखिए 1951 में कानून पारित हो गई थी ART के तहत, जिसको बोला गया था एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। उसी समय नारे दी गई थी हम दो हमारे दो, लेकिन इस नारे का फॉलो मुस्लिम भाइयों ने नहीं किया था, उनका हो गए थे हम दो हमारे 4 5 6 7। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला है 146 है कि भ्रूण को ऑक्सीजन और याद रखिएगा पोषण की न आपूर्ति किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण की आपूर्ति होता है एक नली के द्वारा, जिसका नाम है प्लासेंटा वगैरह कहते हैं, अपरा के द्वारा होता है। याद रखिएगा वही जब महिला के शरीर से जब बच्चे का डिलीवरी होता है, जब जन्म लेता है बच्चा, तो डॉक्टर उसके नाभिक प्लासेंटा को काट करके धागा से बांध देता है या कोई चिप क्लिप लगा देता है ताकि उससे ब्लड ना निकले। अगर वो ब्लड निकलेगा तो महिलाओं के ब्लड से मैच कर जाएगा, तो महिला अगले बार जब प्रेगनेंसी की अवस्था में जाएगी तो वो महिला मर सकती है, क्योंकि उसके ब्लड का RH फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा और वो बच्चा का पॉजिटिव हो जाता है, तो आगे चल के वो बहुत दिक्कत में आ जाता है। इसके लिए वो डॉक्टर एक सुई देता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। आगे के बारे में बात करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फिटेलिस। आगे के बारे में बात करते हैं 147, याद रखिएगा अपरा किसके द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा नाभि रज्जु, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकी कॉर्ड। तो अम्बिलिकी कॉर्ड के द्वारा जो है ना अपरा याद रखिएगा भ्रूण से जुड़ा हुआ होता है। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 148, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। याद रखिएगा अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन याद रखिएगा रिलैक्स करने का काम करता है। याद रखिए कोई भी बच्चा जब है तो उसके सिर जो होता है ऊपर की तरफ होता है, उसके पैर नीचे की तरफ होता है, भेजाई रास्ते की तरफ। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो उसके मुंडी को घुमा दिया जाता है और घुमाने का काम यही करता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन याद रखिएगा कमर के नीचे वाले हड्डी को चौड़ा कर देता है रिलैक्सिन। अब जिस महिला में रिलैक्सिन बढ़िया से नहीं बन पाते, उस महिला में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है, उसको हॉस्पिटल में लेकर दौड़ने पड़ जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं 149 देखो का है अंतर कोशिकीय समूह, जिसको बोलते हैं भ्रूण की परत में किस तरह की कोशिका समाहित होती है, तो याद रखिएगा स्टेम सेल। बड़ा अच्छा सवाल है, पूछा गया सवाल है। आगे के बारे में बात करते हैं, रिलैक्सिन से भी सवाल पूछा गया था। अगला है 150 देखो का है तो गर्भ की पहली गतिशील और सिर पर बाल उगना किस माह के संकेत है, तो याद रखिएगा गर्भ में अगर जो बच्चा पल रहा है और वो बच्चा के कोची हो रहा है, तो बच्चा मूव कर रहा है, गति कर रहा है और उसके सिर पे बाल देखे जा रहे हैं, तो ये कब देखे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा जब वो बच्चा 5 माह का हो गया है तब देखे जा सकते हैं। जब वो बच्चा 1 माह का हुआ है तो उसमें पहले हृदय की विकास हुई है, अगर उसको हमें जांच करना है तो उसको जांच करने के लिए याद रखिएगा वो महिला जाएगी डॉक्टर के पास। कब, तो बच्चा जब 3 माह के है तब, समझिएगा। तो उस समय 1 माह में ही ये चीज़ देखा जाता है, लेकिन 3 माह में महिलाएं जाती है। और बहुत सारी महिलाएं आज के जो है ना समाज में एबॉर्शन कराया जाता है। याद रखिएगा फीमेल फोर्टिसाइड जरा बोलते हैं मादा भ्रूण हत्या, इसको रोकने के लिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कानून जो है ना पारित किया था, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इसको नहीं मानी। याद रखिएगा एक प्रोसेस चलाई गई थी जिसका नाम है MTP, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो 12 सप्ताह में कराया जाता है। याद रखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है MTP।
जिसको बोलते हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन, माने चिकित्सक के द्वारा गर्भपात कराना यानी एबॉर्शन कराना, समझिएगा। तो ये चीज़ देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई महिला याद रखिएगा गर्भावस्था से गुजर रही है, प्रेगनेंसी से गुजर रही है, तो उसके गर्भ में पल रहे बच्चा अगर 1 माह का हो गया है तो याद रखिएगा कि उसके जो हृदय है वो उसका हार्ट बीट सुनाई देगा, मूव उसका सुनाई देगा हार्ट का, समझिएगा। इसको सुनने के लिए सोनोग्राफी कराया जाएगा जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, उसके द्वारा सुना जा सकता है। लेकिन वो महिला अगर 3 माह से ज़्यादा समय में अगर चाहते हैं कि हम गर्भपात कराएं तो उस समय होता क्या है कि उस बच्चा के 3 माह में ही उसके सारे ऑर्गन्स जो है डेवलप हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और उसको जो है ना अबॉर्शन कराना उस महिला के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। महिला मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है। ये ऐसी प्रोसेस देखी जाती है। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला है 151, याद रखिएगा मानव में जेस्टेशन पीरियड नहीं, यहाँ पे लैक्टेशन पीरियड होना चाहिए था। लैक्टेशन पीरियड की अवधि कितना है तो याद रखिएगा 9 से 9.5 माह। तो 9 जेस्टेशन पीरियड, अच्छा ठीक, जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि मानव जो है यानी कि जो महिला है वो बच्चे को जन्म दे रही है कब, तो याद रखिएगा 9 माह और कितने, तो 5 दिन, ये लगभग 10 दिन भी चला जा सकता है। तो याद रखिएगा इस बात को। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 151 तक देख लिए हम लोग, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला है अच्छा है 152। चलो आगे के बारे में बात करते हैं 152 की तरफ। पूरा स्पीड से बढ़ने वाला है फिर इसी तरह से एकदम। आगे के बारे में बात करते हैं 152। देखो क्या 152 है प्रसव यानी कि डिलीवरी। याद रखिएगा प्रसव किस क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है, तो प्रसव याद रखिएगा ना न्यूरो इंडोक्राइन के द्वारा जो है ना प्रसव क्रिया जो है प्रेरित होता है। याद रखिएगा प्रसव माने डिलीवरी, उस समय काम करता है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है, प्रसव क्रिया को प्रेरित करता है। बड़ा पूछल सवाल है कई बार। याद रखिएगा 153 है कि प्रसव के समय होने वाले गर्भाशय संकुचन को कहते हैं कुछ, तो याद रखिएगा फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। याद रखिएगा फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। मतलब प्रसव के समय याद रखिएगा गर्भाशय संकुचन माने गर्भाशय जो है ना वो सिकुड़ जाती है। माने गर्भाशय पहले फूलल हल, कब, तो जब उसके अंदर बच्चा था तब बच्चा बाहर आ गया तो गर्भाशय फिर अपनी आकार ले लगा। याद रखिएगा तो गर्भाशय जब अपनी आकार लेगा तो ओकरा बोलेंगे गर्भाशय संकुचन। याद रखिएगा इस प्रोसेस को कहते हैं फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। अगला है याद रखिएगा, देखो सवाल आ गया 154 की ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है कोजी से, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से। बड़ा अच्छा सवाल है, यह डिलीवरी के समय मदद करता है। अगला है याद रखिएगा 155 की स्तन ग्रंथि में पहली बार निकलने वाला दूध क्या कहलाता है, तो जब भी महिला अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसके स्तन ग्रंथि से जो दूध न निकलता है हल्का सा पीला रंग का होता है, जैसे गाय भैंसों में भी आपने देखा होगा, वो दूध को कहते हैं रविश, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम। उसमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक मिलती है, एंटीबायोटिक्स गुण अधिक मिलता है। इसलिए कोई बच्चा अगर अपने माँ का दूध पी रहा है काफ़ी लंबे समय तक तो उसमें याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स बढ़िया बनेगा, वो उसमें इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट बढ़िया होगा, वो रोगों से लड़ने की उसमें क्षमताएं अधिक होगी। लेकिन आजकल की महिलाएं सब हमारे बाबू अमूल स्प्रे पीथन। आगे याद रखिएगा तो कई प्रकार के एंटीबॉडी मिलते हैं इसमें। याद रखिएगा कोलोस्ट्रम एकरे कहते हैं, एकरे बोलते हैं प्रथम स्तन। अगला है देखो, अगला है 156 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। एकरा मुख्यालय पड़ता है जेनेवा, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। अगला है 157 है कि WHO की स्थापना कब हुई, देखो आ ही गया 7 अप्रैल 1948। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 158 परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई कब, तो याद रखिएगा 1951 में। याद रखिएगा चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पहुंच गए हैं, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग पहुंच गए हैं 1951 में। इसी समय नारे दी गई थी, हम दो हमारे दो किनारे। अगला है 159 परिवार नियोजन का नाम बदल कर क्या रखा गया, तो RCH रखा गया। याद रखिएगा RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। याद रखिएगा अगला है 160 सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली। याद रखिएगा सहेली नामक एगो गोली है गर्भ निरोधक, जो सप्ताही गोली है, सप्ताह में एगो गोली लेवल जाए। अगला सप्ताह में गोली की याद रखिएगा खोज कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जगह शॉर्ट में बोलते हैं केंद्रीय ड्रग्स रिसर्च यानी कि अनुसंधान इंस्टीट्यूट माने संस्थान। ये कहाँ पड़ता है, तो लखनऊ में। याद रखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है कि सहेली गोली कहाँ बनाई गई थी, तो लखनऊ में। लखनऊ में क्या पड़ता है, तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे के बारे में बात करते हैं। याद रखिएगा 100 कितना है, तो 61 है तेजी से जनसंख्या वृद्धि होना क्या कहलाता है, तो जनसंख्या विस्फोट एकरे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
और याद रखिएगा किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के बारे में स्टडी करना कहलाता है डेमोग्राफी, और वो जनसंख्या में रह रहे लोगों की गणना करना कहलाता है जनगणना, जो प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 162 आज़ादी के समय याद रखिएगा भारत की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो मात्र कितना था, तो 350 मिलियन यानी कि 35 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज की जनसंख्या देखने को मिल रहा है कितना वर्तमान समय में, तो जल्दी से आप बता दो मुझे, तो 146.4699 इस तरह करोड़। तो आगे के बारे में बात करते हैं 146.4699 करोड़ लगभग मिलता है। आगे के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा 163 जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि अगर कहीं होगा तो भोजन में, कपड़ा में और मकान में कमी आएगी, यानी संसाधन में कमी आती है, सीधी सी बात है। आगे के बारे में बात करते हैं 164 है कि खुशहाल जीवन का नारा कुछ है, तो हम दो और हमारे दो की नारा, माने हम दूगो हमारा बाल बच्चा कएगो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दूगो, याद रखिएगा। तो ये खुशहाल जीवन का नारा, यही नारा दी गई थी कब, तो जब परिवार नियोजन की शुरुआत हुई थी 1991 में, तब। आगे के बारे में बात करते हैं 165 है कॉपर टी, कॉपर 7 लूप डायफ्राम, ये जो भी चीज़ दे तो कॉपर टी याद रखिएगा, जो कॉपर याद रखिएगा टी आकार की बनी हुई धातु या याद रखिएगा प्लास्टिक की बनी हुई एक उपकरण होता है जिसपे याद रखिएगा कॉपर के जो है ना तार लिपटा हुआ रहता है। ये क्या करता है, तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो मान लीजिए अगर कोई लड़की है जिसकी शादी हो गई, अब वो लड़की अगर पुलिस उलिस की तैयारी कर रही है, अब उसका रिजल्ट वगैरह हो गया है, अब चाहती है कि हम कहीं भर्ती उर्ती में जाएंगे, बढ़िया हमारा जो है नौकरी वोकरी हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि बच्चे को अभी जन्म ना दें, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल वो रेस्ट चाह रही है, तो उस दरमियान नए बढ़िया एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ जा करके मिल सकती है, वो कॉपर टी लगवा सकती है, उसके यूट्रस में कॉपर टी लगाए जाएंगे, और वो क्या होगा कि वो याद रखिएगा सेक्सुअल रिलेशन बनाएगी, फिर भी उसमें निषेचन नहीं होगा, उसमें बच्चा नहीं होगा। तो ये कॉपर टी वही होता है। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला है 166 माहवारी के 10वें और 17वें, यानी कि याद रखिए माहवारी माने मेंस्ट्रुअल साइकिल MC, तो याद रखिएगा MC के 10वें 17वें दिन के बीच सहवास यानी कि याद रखिएगा सेक्स से बचना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि याद रखिएगा गर्भ ठहरने की चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 166 शिशु को लैक्टेशन यानी कि एमनोरिया, शिशु को लैक्टेशन एमनोरिया कराते समय याद रखिएगा अंडोत्सर्ग और कुछ आवर चक्र शुरू नहीं होता, याद रखिएगा। यानी सीधी सी बात है, बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है कि शिशु को लैक्टेशन एमनोरिया, लैक्टेशन एमनोरिया उसे कहते हैं जब तक महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है, याद रखिएगा। कब तक पिलाएगी, तो जब बच्चे को जन्म दे दी, जब पिला रही है जब तक, समझिएगा, तो उस दरमियान उसके अंडोत्सर्ग और आवर्त चक्र मन मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस नहीं देखी जाती है। यानी कोई महिला अगर बच्चे को जन्म दी है तो कुछ दिन तक माने कुछ माह तक उनमें MC की प्रोसेस नहीं होता है, समझिएगा। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला है 167 है कि पुरुष के लिए कंडोम, याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं निरोध, और याद रखिए मशहूर ब्रांड है ना, याद रखिएगा निरोध काफ़ी लोकप्रिय होता है, जो पतली कुची के बना रहता है रबर का, और याद रखिएगा लेटेक्स से बनाया जाता है। लेटेक्स आपको पता होना चाहिए, जो पादप के उत्सर्जी पदार्थ है, एक गोंद जैसा होता है, इसी से बनते हैं कंडोम। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 168, याद रखिएगा स्पर्माइडल क्रीम, याद रखिएगा स्पर्माइडल क्रीम किसको नष्ट करता है, तो स्पर्म को। याद रखिएगा एक क्रीम आज बैंड कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि इस क्रीम के यूज आज की लड़कियां बहुत ज़्यादा करने लगी है। याद रखिएगा सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय इस क्रीम को अपने वेजाइना में लगा देने पर होता क्या है कि जो सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय जो स्पर्म है वो स्पर्म डिस्ट्रॉयड नष्ट हो जाते हैं और उसमें फर्टिलाइजर नहीं हो पाता है, ये बैंड हो गया है। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 169, याद रखिएगा तांबा मोजक जगह बोलते हैं IUD इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्ति, याद रखिएगा कौन कौन है, तो कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है। तो याद रखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है, सेट में कई बार पूछा गया सवाल है। आगे के बारे में बात करते हैं। 170 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला अच्छा नहीं है 170 देखो का है 170 के बारे में बात करते हैं। फिर 170 देखो का है 170 है कि हार्मोन मोचक जिसको बोलते हैं IUD, ये हार्मोन मोचक है, याद रखिएगा कौन कौन से है, तो प्रोजेस्टेरॉन है और कुछ है LNG20, तो LNG20 और क्या प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे होना चाहिए। याद रखिएगा ये एक हार्मोन है, हार्मोन मोचक है, मतलब कि ये हार्मोन को जो है ना नहीं होने देगा, याद रखिएगा हार्मोन नहीं बनने देगा। आगे के बारे में बात करते हैं। फिर अगला याद रखिएगा कुछ है, तो 171 क्या है, तो महिलाओं के लिए याद रखिएगा कितना,
तो 21 दिनों तक लगातार ली जाने वाली गोली कौन सा है? तो याद रखिएगा पल्स है, जिसको पिल्स बोलते हैं। 21 दिन तक लगातार यह दवा लेने से क्या होता है? तो याद रखिएगा महिलाओं के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस हो रही है एमसी के, वो आना बंद हो जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं। जो माहवारी के प्रथम कितने? तो पहली बार अगर उस माहवारी अगर हुआ है, पहली बार मान लीजिए माहवारी अगर आज स्टार्ट हुआ, तो आज से 5 दिन, आज अगर किसी महिला में अगर एमसी अगर स्टार्ट हुआ है तो आज से 5वें दिन वो एक टैबलेट लेगी, कौन सा? तो पिल्स, और लगातार लेते जाएगी कितने दिन तक? तो 21 दिन तक। तो उसमें आने वाले अगला जो है एमसी वो स्टार्ट नहीं होगा। आगे के बारे में बात करते हैं। तो पहले दिन से लिया बोलो बहुत अच्छा। अगला 172 है कि बलात्कारी मैथुन के समय, याद रखिएगा कोई व्यक्ति अगर किसी बालिका के साथ अगर जबरदस्ती करता है, अगर बलात्कारी करता है, तो बलात्कारी मैथुन के समय क्या हो जाता है? तो 72 घंटे के भीतर ली जाने वाली गोली का नाम कुछ है? तो प्रोजेस्टेरॉन है। तो याद रखिएगा अगर किसी बालिका के साथ अगर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती अगर हुआ है, अगर बलात्कारी हुआ है, तो वो बालिका खा सकती है एक टैबलेट जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट याद रखिएगा खा लेगी तो वो उस बालिका के अंदर निषेचन नहीं होगा, वो बालिका के अंदर गर्भ नहीं ठहरेगा। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 173, याद रखिएगा पुरुष बंध्यकरण को कहा जाता है। पुरुष बंध्यकरण याद रखिएगा, यानी कि पुरुष नसबंदी जगरा बोला जाता है। वासेक्टोमी, याद रखिएगा वासेक्टोमी में क्या होता है कि पुरुष के वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिक नलिका को काट के हटा दिया जाता है, तो ये हो जाता है पुरुष नसबंदी। लेकिन भारत में पुरुष नसबंदी उतना नहीं कराया जाता है, ज़्यादातर यहाँ पे महिला नसबंदी होगा, और महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, याद रखिएगा बात को। लेकिन अन्य देशों में पुरुष नसबंदी भी कराई जाती है। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है याद रखिएगा 174 महिला बंध्यकरण यानी कि महिला नसबंदी जगरा बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, जगरा में फेलोपियम ट्यूब को काट करके धागे से बांध दी जाती है, हटा दिया जाता है। आगे के बारे में बात करते हैं। 175 है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, माने प्रेगनेंसी पूरा होने से पहले, याद रखिएगा गर्भ में शिशु को याद रखिए स्वेच्छा पूर्वक मार देना, माने अपनी इच्छा से मार देना ना, ओकरे कहलाता, वही कहलाता है एमटीपी। और एमटीपी कराया जाता है याद रखिएगा 12 सप्ताह। 12 सप्ताह माने 12 सप्ताह 84, 12 × 7 इक्वल टू कितने? तो 84। तो 84 यानी कि कहीं ना 84 84, तो कहीं ना कहीं लगभग कितने? तो याद रखिएगा 3 माह। तो 3 माह के अंदर एमटीपी कराया जाता है। कोई महिला अगर चाह रही है, अगर महिला अगर याद रखिएगा सोनोग्राफी करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, अगर वो चाहती है कि उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, अगर वो फीमेल है और चाहती है कि हम इस बच्चा को ना रखें और उसको मार दें, तो उस कंडीशंस में वो जा करके डॉक्टर से सलाह लेकर के याद रखिएगा 12 सप्ताह के अंदर यानी कि लगभग 3 माह 84 दिन के अंदर जो है ना उसको क्या कर सकती है? 3 माह यानी कि लगभग 84 दिन के अंदर उस बच्चे को अंदर मार दिया जाता है। याद रखिएगा वेजाइनल रास्ते से उसमें कैंची को लगा करके और उस कैंची से उस बच्चे को काट करके अंदर से निकाल दिया जाता है। ऐसी दर्दनाक स्थिति होती है यहाँ पे एमटीपी में। अगला है याद रखिएगा कहते हैं एबॉर्शन, गर्भपात कराना। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 176 पूरी दुनिया में हर साल याद रखिएगा लगभग कितने? तो याद रखिएगा 45 से 50 मिलियन महिलाएं जो है ना वो एबॉर्शन कराती है। बताओ पूरी दुनिया में, बताओ कितनी दर्दनाक बात है। अगला है 177 एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन, माने गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले बच्चा को गर्भ में ही मार देना एमटीपी कहलाता है। और एमटीपी को रोकने के लिए कानूनी स्वीकृति कब दी गई थी? तो 1971 में दी गई थी। इस समय बहुत सारे डॉक्टर की याद रखिएगा डिग्रियां जो है ना वो रद्द कर दी गई थी, क्योंकि डॉक्टर को बोला गया था कि आपके पास अगर कोई महिला है तो उससे स्वेच्छापूर्वक आप बोल दीजिए कि नहीं, आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो बाबू है, मैया नहीं है, ताकि वो महिला संतुष्ट हो जाए, झूठ बोला जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर घूस ले करके सच बात बता दिया। अब वो महिला चाहे कि नहीं हम इस लड़की को नहीं रखेंगे, उसको हम मार देंगे, इस चीज़ को बोला गया फीमेल फोर्टिसाइड एक कहते हैं, याद रखिएगा मादा भ्रूण हत्या, जो कि एमटीपी आगे चल के बड़ी खतरनाक साबित हो गई। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला 178 देखो गर्भपात कराना कब सुरक्षित माना जाता है? तो मैंने अभी बताया आपको 3 माह के अंदर लगभग कितने? 12 सप्ताह, बरसत कितने? तो याद रखिएगा 84 दिन। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 100 कितना 79 यौन संचारित रोग जरा बोलते हैं एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। याद रखिएगा ऐसा रोग जो एक व्यक्ति को अगर है, अगर महिला को है तो पुरुष उसके साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर करता है तो उसके अंदर भी वो रोग फैला जाएगा। और वो रोग याद रखिएगा रति रोग अथवा आरटीआई का उदाहरण है। और वो रोग कौन कौन है? तो सुजाक है, सिफिलिस है, हर्पिस है, हेपेटाइटिस है, याद रखिएगा। और कुछ है हेपेटाइटिस बी, और कुछ है तो जननीय मस्सा है, और कुछ है क्लैडमियाता है, और कुछ है ट्राइकोसोमता है, और कुछ है एड्स है। समझिएगा इस बात को। तो अगर मान लीजिए पुरुष को अगर एड्स है, वो अगर स्त्री के साथ, अब महिला के साथ याद रखिएगा अपने पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है तो उसके एड्स के जो वायरस है जिसका नाम है HIV उस महिला के अंदर भी जा सकता है, उसके इम्यून सिस्टम को, इसके लिम्फ ग्लैंड को इफेक्ट कर सकता है।
आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है 182, याद रखिएगा बंध्यता को किस तकनीक द्वारा, बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी, यानी कि कोई अगर महिला है अब वो माह नहीं बन रही है तो उसको बोलते हैं बंध महिला को कहा जाता है। बांझ महिला, समाज में बहुत सारे महिलाएं उसको ताना मारते हैं, बांझिन बांझिन कह के पुकारते हैं, याद रखिएगा। तो बंध्यता को किस तकनीक द्वारा दूर किया जा सकता है, तो ART के द्वारा, याद रखिएगा। एक कहते हैं एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। यही पर एक नियम लागू होता है सरोगेट मदर का, याद रखिएगा। फिल्मी दुनिया वाला जो भी हीरो हीरोइन है तो हीरोइन के जो है ना वो पर्सनालिटी घट जाएगी, जिसकी वजह से अपने याद रखिएगा पेट में बच्चा नहीं पालना चाहती है, वो चाहती है कि हमारा बच्चा भी हो, हम पालबो ना करें। तो कैसे होगा ये कंडीशंस, तो उस समय दोनों पार्टनर आपस में बात करते हैं और याद रखिएगा जो हीरोइन है यानी कि जो फीमेल है उसके एक सेल को निकाला जाता है और मेल के एक सेल को निकाला जाता है और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास लाया जाता है और लैब में याद रखिएगा एक परखनली रहता है, उस परखनली में एक सेल और स्पर्म सेल को मिला करके और वहाँ पर जो है ना आर्टिफिशियल तरीके से फर्टिलाइज कराया जाता है और इग्मनज बनाया जाता है और उस इग्मनज को फिर वहाँ से निकाल करके और कोई महिला है जो बांझ है उससे संपर्क किया जाता है और उसके यूट्रस में डाल दिया जाता है। वो बांझ महिला भी माँ बन जाती है। अब वो जब जनरल तरीके से बच्चे को जन्म देती है तो अब माँ की ममता ही कुछ अनोखा होता है, जिसके वजह से वो महिला कहती है कि भी बच्चा हमारा है, हम बच्चा ना देंगे, तो उस कंडीशंस में पैसे देने पड़ते हैं। तो इस सिचुएशन को कहते हैं सरोगेट मदर और ऐसा ही किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। याद रखिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी जो मुंबई और कोलकाता में सफल रही, याद रखिएगा। डॉक्टर का नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, सबसे पहला कनुप्रिया अग्रवाल। आगे के बारे में बात करते हैं। अगला है याद रखिएगा 181 टेस्ट ट्यूब बेबी किसका उदाहरण है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो जिसका बोलते हैं पात्र निषेचन, याद रखिएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। अगला है 182, याद रखिएगा लास्ट है, याद रखिए 8 ब्लास्टोमियर कोशिका वाले युग्मनज जरा बोलते हैं जाइगोट को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है ZIFT। जेड का मतलब होता है जाइगोट, जेड का मतलब है जाइगोट, आई का मतलब है इंट्रा, एफ का मतलब है फैलोपियन और टी का मतलब है ट्रांसफर, टी का मतलब कुछ है ट्रांसफर। अब देखो जाइगोट जिसको बोलते हैं युग्मनज जो होता है कुछ 2N यानी कि डिप्लॉयड सेल है, याद रखिएगा डिप्लॉयड। इंट्रा माने अंतः यानी अंदर, और याद रखिएगा फैलोपियन माने अंडवाहिनी और याद रखिएगा ट्रांसफर माने स्थानांतरण। तो समझिएगा यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है, तो जब भी ई डिप्लॉयड है, याद रखिएगा कुछ युग्मनज, तो 2 से बनेगा कितने, तो 2 से 4 और याद रखिएगा 4 से 8, 8 से 16 और 16 से कितने 32 और 32 से कितना 64 और 64 से कितना 128 और फिर कितना 256। तो याद रखिएगा कि जब 8 बने, कितने बने 8, तो जब 8 बने तो ओकरा कहते हैं ब्लास्टोमियर। यही ब्लास्टोमियर युग्मनज को, चूंकि युग्मनज ने ब्लास्टोमियर बना है, इसी को किस में डालना है, तो फैलोपियन नलिका में जो स्थानांतरित किया जा रहा है एकरे बोलते हैं कुछ, तो ZIFT एकरे पूरा नाम है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एकरे कहते हैं युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतनी लंबे समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।